So, hello everyone. How's the Josh? It should be high. So, I believe that all of you are preparing for the next attempt, ना 2024 one. तो अभी का जो इंट्रोडक्शन है, I have done my bachelor's in technology from NIT Bhopal in electronics and communication engineering. Then I graduated in the year 2018 and this is my fourth attempt. तो मैंने एक तरीके से पिछले 5 सालों में पूरा प्रोसेस देखा है, तो कैसे ये इवॉल्व हुआ है पूरे एग्ज़ाम का पैटर्न। 2019-2020 में मैंने दोनों में प्रीलिम्स हर बार क्वालिफाई हुआ था, मेंस पिछली बार ही पहली बार क्वालिफाई हुआ एंड देन अभी भी फिर इस बार नाउ आई एम इनटू द प्रॉपर, मतलब जो टॉपर्स वाला जो आप लोग देखते हो। तो मैं ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लगाऊंगी कि पढ़ाई कैसे करनी है या फिर सोर्सेज क्या क्या हैं, क्योंकि वो सबके सेम रहने वाला है। मेरा फोकस इस पर होगा कि जो जो थोड़ी सी इंसाइट्स होती हैं और कहाँ कहाँ पर आप मार्क्स को बढ़ा सकते हो, क्योंकि इस एग्ज़ाम का एम है एग्ज़ाम मार्क्स बढ़ाना। आपको पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पे, सब लोग मतलब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होगा। मटेरियल कलेक्ट करने के लिए भी नहीं बैठे हैं, नंबर बढ़ाने, इस एग्ज़ाम को निकालना है और एक ओवरऑल जो एक सिविल सर्वेंट की क्वालिटीज़ होती हैं वो इम्बाइब करनी है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो मैं स्टार्ट अपने मार्क्स का मैं थोड़ा बता दूं कि किस किस टाइप से आए थे। हाँ, अभी बेटर है। ये मेरा पूरा स्कोर कार्ड है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ऑप्शन में बहुत ही डिज़ास्टर्स परफॉर्मेंस थी, उसके बाद में स्कोर इम्प्रूव हुआ है और मेरे ऑलमोस्ट सारे जीएस के पेपर्स वगैरह में बहुत ऐसा कोई एक्सेप्शनल स्कोर किसी में भी नहीं है, 100 के अराउंड का ही स्कोर रहा है हमेशा। तो अभी पहले तो मैं बात करूँगी चॉइस ऑफ ऑप्शनल के बारे में। मैनी पीपल थिंक दैट ऑप्शनल चूज़ कैसे करना है वो पता नहीं, वो प्रोसेस हिट एंड ट्रायल वाला होता है या कैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शनल के लिए व्हाट आई डिड, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था तो और मुझे कुछ सब्जेक्ट ऐसा भी चाहिए था जो कि जीएस से थोड़ा ओवरलैप हो, तो आई चूज़ जोग्राफी। दिस चॉइस मतलब आपको जो ऑप्शनल चूज़ करना है दैट डिपेंड्स अपॉन 2 or 3 फैक्टर्स। यू शुड हैव अ बेसिक इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, कुछ इंक्लिनेशन होना चाहिए। उसके अलावा आप PYQs देख सकते हो 10 ईयर्स के, और उससे एक आइडिया मिल जाता है कि कैन यू स्टडी दिस ऑप्शनल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 4-5 ईयर्स तक मतलब कोई मान के नहीं चलता कि हमें ज़्यादा अटैम्प्ट देने पड़ेंगे, बट इन केस आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं निकलता तो कैन यू स्टडी द ऑप्शन ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस फॉर मल्टीपल ईयर्स। आपका वो इंटरेस्ट सस्टेन हो पाएगा या फिर नहीं। एंड एक और जो फैक्टर होता है कि ऑप्शनल स्कोरिंग कितना है, मैं उस फैक्टर को कम इम्पोर्टेंस देती हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी जो पैटर्न्स बनाए जाते हैं कि भाई इस बार इस ऑप्शन में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ये पैटर्न्स बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी लक बेस्ड है। हो सकता है किसी साल किसी ऑप्शन का पेपर अच्छा आ जाए, किसी का ख़राब आ जाए, उसकी स्केलिंग भी होती है, तो वो फैक्टर को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दीजिए। द ग्रेटर इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन दैट
are you having a basic interest in that option? Can you study that for a long period of time? And can you actually analyze the topics given in that optional? PSIR जैसे कई लोग ऑप्शनल ले लेते, तो आपको भाई IR में एक बेसिक इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड जो पैटर्न्स दिखते हैं वर्ल्ड ट्रेड के हो गया या फिर आप जो भी कंट्रीज़ वगैरह हैं उसमें आपको एनालाइज करना आना चाहिए. एनालिटिकल रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए. तो चॉइस ऑफ ऑप्शन शुड बी डन आफ्टर कंसिडरिंग दीज 2-3 फैक्टर्स. देन कम्स अ जनरल स्ट्रैटेजी. जनरल स्ट्रैटेजी वही होती है कि भाई आपको अखबार पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, करंट अफेयर्स वो NCRTs पढ़नी है, उसके नोट्स बनाने, रिविजन करना है बार बार, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और फिर टेस्ट करने हैं. ये तो बहुत जेनेरिक स्ट्रैटेजी हो गई, सबको पता है. इसमें जो भी थोड़ी बहुत इंसाइट्स मैं दूंगी, जैसे प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो प्रीलिम्स में व्हाट आई डिड कि बिफोर एवरी प्रीलिम्स आई डिड कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैंने विजन का किया था, टेस्ट सीरीज़ आप उठा लीजिए और अटेम्प्ट ऑल द टेस्ट, 40-50 टेस्ट आते हैं, एंड ट्राई टू डू ऑल द पेपर्स इन दैट प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ टाइम. मतलब अगर आपको 2 घंटे मेन आपके एग्ज़ाम में दिए जा रहे हैं GS के लिए, ट्राई टू डू इट एट योर होम, इन योर होम कंडीशंस, विद इन दैट टाइम, प्रेफरेबली 15-20 मिनट्स बिफोर दैट, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर कंडीशंस में टाइम वैसे ही बढ़ जाता है आपका. जो भी आप क्वेश्चंस करते हो, एक जो प्रॉब्लम मैंने देखी है, जैसे टेस्ट सीरीज़ मेरे भी संग के कई कलीग्स वगैरह करते थे, टेस्ट सीरीज़ को रिवाइज़ नहीं करते और फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता है. आप टेस्ट सीरीज़ कर लेते हो, उसके बाद में आप भूल भी जाते हो कि आपने पहले टेस्ट में क्या पढ़ा था. पहले टेस्ट का पहला क्वेश्चन भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना टेस्ट नंबर 50 का लास्ट क्वेश्चन. तो ये सोचना नहीं चाहिए कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है. अगर पहला क्वेश्चन आई थिंक पॉलिटी का होता है पहला टेस्ट, तो उसमें अगर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट गवर्नर और द प्रेसिडेंट, तो वो मैटर नहीं करता. एवरी क्वेश्चन मैटर्स. 40-50 टेस्ट का मतलब हो गया into 100, 4,000 to 5,000 questions you are having, and that's a good number. एक प्रीलिम्स के लिए आप 4-5 हज़ार क्वेश्चन कर रहे हो, अप्रॉक्सीमेटली 800-900 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे पर सब्जेक्ट, जोग्राफी, सोसाइटी, उससे रिलेटेड. डैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. मेरा पहले बार से मेरा प्रीलिम्स निकला है और वो एक रीज़न यही रहा कि आई मेड श्योर आई रिवाइज्ड ऑल द टेस्ट ऑफ माई प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़. तो ये पहली इंसाइट मैं दूंगी प्रीलिम्स वाली प्रिपरेशन के लिए. और एक इसमें भी कंपोनेंट है नोट्स का. मतलब जैसे अगर आपको रिवीजन नहीं हो पाता है तो मेक नोट्स ऑफ इट. लोग नहीं बनाते हैं बिकॉज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. आई नो इट फॉर माई सेल्फ. व्हेन यू अटेम्प्ट अ टेस्ट एंड व्हेन यू चेक द सोल्यूशंस और आप उसके नोट्स बनाते हो, इट अप्रॉक्सीमेटली टेक्स 7 to 8 आवर्स आपके दिन में लग जाते हैं अगर आप थरोली करते हो तो. बट दैट इज़ वर्थ इट बिकॉज यू आर इवेंचुअली, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है. तो अगर आपके 7-8 आवर्स लग भी रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, पढ़ाई तो करनी है ना. और एंड के 1 महीने में 10-11 आवर्स की पढ़ाई इज़ नीडेड. तो प्रीलिम्स मेरा हमेशा निकलने का रीज़न यही है कि आई मेड श्योर टू रिवाइज ऑल द टेस्ट ऑफ ईच सीरीज़. बहुत सारी कोचिंग्स के भी नहीं करने होते हैं. अगर मतलब 3-4 कोचिंग उठा ली, ऐसा नहीं, कोई भी एक उठा लो लेकिन थरली करो उसको. इसमें भी होता है जैसे क्वेश्चंस में ट्राई टू अटेम्प्ट 85 to 90 का टारगेट रखो. कई लोग इससे ज़्यादा या कम का रखते हैं. ज़्यादा का भले ही रख लो, इससे कम में नहीं हो पाता. क्यों? बिकॉज एक बहुत मोटा सा इसमें रेशो होता है. 50% जो आप प्रीलिम्स के आप अटेम्प्ट करते हो, आप उसमें बहुत कॉन्फिडेंट होते हो. डैट मेक्स अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करते हो, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. उसके बाद के 35 से 40% क्वेश्चंस, उसमें यू हैव टू मेक सम काइंड ऑफ एजुकेटेड गेस, उसको बोलते हैं. आपका जो भी आपने पढ़ा होता है, ज़रूरी नहीं आपको सब कुछ याद हो, बट वो एक माइंड में रहता है कि शायद ये कहीं रिकॉलिंग कैपेसिटी होती है वो. तो उसके हिसाब से भी आपके मान लो इसमें क्वेश्चन और आपके इतने ही एडअप हो गए 35 to 40. बाद के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, दैट इज़ ओनली 10% क्वेश्चंस व्हेन यू हैव टू मेक अ वेरी ब्लाइंड गेस. और वो ब्लाइंड भी पूरी तरीके से ब्लाइंड नहीं होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होती हैं चीज़ें. बट व्हाट वी हैव टू डू, इसकी परसेंटेज बढ़ानी होती है, इसकी बढ़ानी होती है, इसकी कम करनी होती है. तो अगर आप क्वेश्चन जैसे कम अटेम्प्ट करते हो सोच करके कि इतने में हो जाएगा, 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आपको बढ़ाने पड़ेंगे. और ये प्रैक्टिस से आता है. मतलब पहली बार में इंटिमिडेटिंग लगता है कि हाउ कैन वी अटेम्प्ट 90 क्वेश्चन, बट दिस इज़ हाउ वी डू इट विथ प्रैक्टिस. पहले टेस्ट में नंबर से मैटर नहीं करता, आप करते जाओ आगे आगे.
प्रीलिम्स के लिए आई थिंक इफ़ यू डू दिस थिंग इट इज़ सफिशेंट. मैंने प्रीलिम्स में एक्स्ट्रा कुछ नहीं करती थी मैं, मतलब अपने बेसिक टेक्स्ट पढ़े और टेस्ट सीरीज़ करी. फिर बात आती है मेंस की. मेंस में जनरल सबको सोर्सेज पता होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैं बताऊंगी. जैसे GS1 में ये मैंने कई अपने वो बैचमेट्स वगैरह से सुना है कि दे आर वेरी फेयरफुल ऑफ जोग्राफी. मेरा ऑप्शनल था तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत पड़ी नहीं GS1 के लिए, बट मैनी पीपल से दैट दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ द जोग्राफी क्वेश्चंस. तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा एक है, सविंद्र सिंह की बुक आती है फिजिकल जोग्राफी वाली. तो वॉट यू डू इज़ मेक नोट्स ऑफ सम टॉपिक्स फ्रॉम इट. फिजिकल जोग्राफी के लिए दैट इज़ सफिशेंट. एंड फॉर द इकोनॉमिक जोग्राफी वाले क्वेश्चंस के लिए आपको रेफ़र करना पड़ेगा जो आप एडिटोरियल्स करते हो या बाकी सोर्सेज से चीज़ें पढ़ते हो. पास्ट 3-4 ईयर से क्वेश्चंस हैं वो इकोनॉमिक जोग्राफी वाले, दे आर वेरी ओरिएंटेड टूवर्ड्स द दैट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक पैटर्न. जैसे मुझे याद है एक क्वेश्चन 2020 में आया था कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री. तो ये क्वेश्चंस के लिए कोई बुक में नहीं लिखे होते हैं वाले क्वेश्चंस. आपको एक जनरल जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप एडिटोरियल्स करते हो या आप जब मल्टीपल प्रैक्टिस आप करते हो आंसर राइटिंग को, उसमें समझ में आ जाती है वाली चीज़ें. तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑल्सो मैटर्स इन क्वेश्चंस लाइक दीज. फिर सोसाइटी के क्वेश्चंस के लिए मैं बोलूँगी कि यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर दीज क्वेश्चंस. जैसे ग्लोबलाइजेशन के कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनके लिए बेसिक स्ट्रक्चर आपका सेम रहता है हर साल का, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते. चेंजेस आते हैं आपके कि हाउ आर यू अप्लाइंग सम ऑफ द करंट टॉपिक्स इन दैट. जैसे अभी एक टॉपिक बहुत फेमस है कि ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन वुमेन. वो बहुत मतलब ऑलमोस्ट हर सेकेंड ईयर वो क्वेश्चन आता ही आता है. तो rather than using the generic examples, you can make use of some examples which are from the current based things. Like Falguni Nayar का आया था कि Nykaa became a unicorn. So you can use that example in your these type of questions. तो आप सब पढ़ रहे होते हो सारी चीज़ें, उसको अप्लाई ऐसे करते हैं. तो इसके लिए बेस्ट ये रहता है कि जब आप अपने नोट्स बनाओ तो उसमें थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो. A4 साइज शीट्स आप यूज़ कर लो और उसमें कीप ऑन एडिंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स बाद में. तो इस हिसाब से सोसाइटी वाले क्वेश्चंस को आप स्टैटिक से करंट ओरिएंटेड बना सकते हो. एक और पॉइंट, हाउ टू मेक योर आंसर्स, जो कि GS1 में स्पेशली होता है. जैसे एंशियंट इंडिया के क्वेश्चंस आते हैं या इकोनॉमिक जोग्राफी वाले हो गए. यूज़ मैप्स. एक बहुत कॉमन सा वो क्वेश्चन आता है भक्ति मूवमेंट वाला. तो उसमें आप मैप के थ्रू दिखा सकते हो कि भाई जैसे मीराबाई वगैरह का उनका था यूपी में था उनका, या फिर गुरु नानक का था पंजाब एरिया में. तो ये मैप्स किसी बुक में नहीं दिए होते. दीज यू जनरेट बाय योर सेल्फ. तो दिस इज़ हाउ यू मेक योर आंसर लुक अपार्ट फ्रॉम दी अदर्स. क्या होता है कि GS में ना हम लोगों को मार्क्स सबको एवरेज मिल रहे होते हैं, तो वी डोंट नो या हमें पता नहीं होता कि मार्क्स बढ़ाएं कैसे. कोई उसके लिए अलग से नहीं करना. वैल्यू एडिशन इसी तरीके से होता है. दिस इज़ सेल्फ जनरेटेड. जो डेटा है या जो भी मैप्स हैं ग्राफ्स हैं आप उसको यूज़ करना सीखो. सब पढ़ रहे हैं कि मीराबाई का यूपी में था या तुलसीदास का यूपी वाले रीजन में था, अवध वाले में. यूज़ आप कैसे कर रहे हो उस चीज़ को. अगर आप एक मैप बना लोगे आपका आंसर अलग से दिखता है. फिर GS2 में ऐसे ही वैल्यू एडिशन यूज़ होता है सोशल जस्टिस के क्वेश्चंस में, गवर्नेंस के क्वेश्चंस में. जैसे SHG वाले क्वेश्चन आते रहते हैं हर साल का. SHG का क्वेश्चन एक आता है, एक क्वेश्चन NGOs का आता है. तो प्रिपेयर अ टेम्पलेट फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि वेयर यू कैन जस्ट ऐड ऑन थिंग्स. तो एक टेम्पलेट बना के रख लो और उसमें बस चीज़ें ऐड करते रहो जो भी नए एग्जांपल्स मिलते हैं. और बहुत कुछ ऐसे उसकी लंबी केस स्टडी नहीं पढ़नी पड़ती. जस्ट पुट की एग्जांपल दिस और फिर उसके आगे लिख दो. IR जो है, IR इज़ टोटली करंट बेस्ड. IR के लिए कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप न्यूज़पेपर्स, चाहे आप हिंदू पढ़ रहे हो चाहे आप एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, उसके एडिटोरियल्स को you make notes of it and then try to use it. जैसे अगर कोई क्वेश्चन इज ऑफ इंडिया US रिलेशनशिप, यू रेफर टू एनी बुक. कोई भी बुक इतना डायनेमिक बता ही नहीं पाएगी आपको, क्योंकि वो बुक जब पब्लिश होती है उसके 6 महीने बाद तो एग्ज़ाम हो रहा होता है. तो जो बीच के डेवलपमेंट्स हैं वो कोई बुक नहीं बता पाएगी. तो रेफर न्यूज़पेपर्स फॉर IR टॉपिक्स. मतलब ये कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा. अब आपको इंटरेस्ट नहीं है अखबार पढ़ने में तो try to develop it because there is no other option.
और आईआर वाले क्वेश्चन हर साल बिल्कुल ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम से जस्ट 1 मंथ पहले का कोई इशू है उसको पूछ रहे हैं, तो उसके लिए तो आप वैसे भी किसी बुक पर डिपेंड नहीं हो सकते हो। आई थिंक इंडिया फ्रांस वाले क्वेश्चन आ चुका है, और इंडिया साउथ एशिया का भी क्वेश्चन आ चुका है, नेपाल का, म्यांमार का। तो फॉर ऑल दीज यू नीड टू रेफर टू द न्यूज़पेपर्स एडिटोरियल्स। आप उसमें डेटा और मैप्स का यूज़ ज़रूर करना। जैसे आई थिंक इंडिया यूएस का कोई ट्रेड का अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो ये बस एक आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू डू इट, बट दिस इज़ अ वे। जैसे आप इसमें अब मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो इसलिए मुझे थोड़ा मैप्स बनाने का था, बट यू कैन यूज़ इट। तो नाउ दिस इज़ यूएस, दिस इज़ इंडिया। अब आप इसमें यू कैन शो ट्रेड। नाउ दिस विल शो दी एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया टू यूएस। इसमें आ गया एल्यूमिनियम, स्टील, और इसमें आई थिंक कौन से कंपोनेंट, कौन से होते प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जो यूएस एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को? फूड प्रोसेसिंग और डिफेंस सिस्टम्स एक्सपोर्ट्स में नहीं आते प्रॉपर, उसका अलग वो बनता है। डिफेंस वाले एक्सपोर्ट्स इसमें नहीं आते हैं, उसका 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 रीज़न अलग है, बट इसमें नहीं आते वो। और कोई एग्जांपल मुझे भी नहीं याद आ रहे अभी तो, चलो ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ दिस कि ऐसे आपने अगर अपने एक छोटा सा भी मैप बना दिया, मतलब, बट ये दिस थिंग्स कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। ये आप पहली बार में नहीं कर सकते हो, आई एक्सेप्ट इट, बट पीपल आर डूइंग इट एंड दिस इज़ हाउ यू गेन मार्क्स। अगर आपके पास में बीम स्टैक का क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर आप इतना पार्ट चलो बना दो बीम स्टैक के क्वेश्चंस के लिए, एंड यू मार्क द कंट्रीज, ये बीम स्टैक कंट्रीज हैं, थाईलैंड यहाँ पर आ जाएगा, श्रीलंका यहाँ पर आ जाएगा। इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन कि यू नो व्हाट इज़ द ज्योग्राफी ऑफ दिस। तो आईआर के लिए ये चीज़, ये मैंने फिर से बोला कि आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू इंक्रीज द मार्क्स। 1 मार्क इफ़ यू आर एबल टू इंक्रीज पर क्वेश्चन, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। 20 मार्क्स पर पेपर हो गए आपके जीएस के, इवेंचुअली इट बिकम्स 80 मार्क्स पर, एंड 80 मार्क्स में तो इट कैन क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस। देन जीएस 3 में इकोनॉमी के लिए try to write multi-dimensional answers, because economy में the questions are focusing a lot on inclusive growth, sustainable development और financial inclusion। तो ये सब topics के लिए you need to have a welfare approach in your mind, because आप civil servant भी बन रहे हो तो आपको welfare approach तो रखनी ही पड़ेगी। और ये जो सारे आंसर्स होंगे इसमें इंक्लूड एसडीजीज या वैल्यू एडिशन के लिए नोट्स वगैरह भी आप रेफ़र करो। और मैंने विजन की वैल्यू एडिशन वाली इसमें नोट्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे, बट उनका ये कि आपको उसमें कंटेंट को ब्रश अप करते रहना पड़ेगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड की लेंथ है या रेलवेज़ की है, वो हर साल चेंज हो रही है। तो ट्राई टू कीप इट कि एटलीस्ट वो 2 साल पहले, उससे ज़्यादा पुराना ना हो डेटा। 2023 में अगर आप लिख रहे हो तो 2021 या 2020 तक का डेटा चल जाएगा, उसके ज़्यादा पीछे का डेटा ना हो। बट इकोनॉमी में ट्राई टू मेक इट मल्टी डायमेंशनल। अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अंदर यू शुड इंक्लूड द विमेन एंगल ऑल्सो, कि कैसे उसमें ये जो पीएम जनधन योजना में विमेन को उससे फ़ायदा मिला है। यू शुड इंक्लूड द पीएम स्वनिधि योजना फॉर द वेंडर्स, उसमें यूपीआई वाला कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। इस तरीके से आपका आंसर एक होलसम बनता है। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि यू एड्रेस ऑल द सेगमेंट्स। और आप ये सब पढ़ ही रहे हो इतने साल से, तो पता, मतलब स्टार्टिंग में होता है कि इंटिमिडेटिंग लगता है, बट इवेंचुअली यू गेट टू नो वेलफेयर अप्रोच। यू हैव टू कीप द वेलफेयर अप्रोच इन योर माइंड ऑलवेज, एंड दैट इंक्लूड्स
ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो वो ट्राइबल्स हैं, एल्डरली हैं, विमेन हैं, चिल्ड्रन, आपको माइनॉरिटीज़ हैं या बैकवर्ड क्लासेस हैं, हर एक के पर्सपेक्टिव से सोच के आंसर बनाओगे, आंसर में डायमेंशंस अपने आप एडअप हो जाती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस के लिए व्हाट आई वुड से कि यूज़ वेरी स्पेसिफिक टर्म्स। उससे क्या होता है कि एक इम्प्रेशन ये पड़ता है कि यू नो, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत वेग क्वेश्चंस आ जाते हैं और जैसे पूरा का पूरा क्वेश्चन दे देते 15 नंबर में कि बताओ ब्लैक मनी के बारे में या मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। तो उसका एक जेनरिक आंसर तो सभी को पता ही होता है कि व्हाट आर द कॉजेज, मतलब उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करना ज़रूरी होता है। जैसे टेररिज्म वाले केसेस में कुछ टर्म्स हैं, डी रेडिकलाइजेशन या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और क्रिप्टो करेंसी वाले जो इश्यूज़ में एक टर्म आता है क्रिप्टो जैकिंग। ये स्पेसिफिक टर्म्स आपको मिल जाएंगे, ऐसा कुछ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इनको यूज़ करा करो। मेरी जो जीएस के जो स्टार्टिंग के जो 2 साल थे और बाद के में जो एक थोड़ा डिफरेंस आया है मार्क्स का, उसका मेन रीज़न था कि आई यूज टू प्रिपेयर नोट्स ऑफ एवरीथिंग, एवरी टॉपिक फ्रॉम द स्टार्ट ओनली, बट आई डिडेंट केयर टू यूज़ देम डैट मच। तो वो नोट्स पाइलअप होते जा रहे थे मेरे पास में, मैंने यूज़ उतने नहीं करे थे। तो ये अगर आप, मैं बोलूँगी, गलती नहीं करना चाह रहे हो पहले से, तो जो भी बनाओ नोट्स या टर्म्स आपको पता चल रहे हैं, ट्राई टू यूज़ देम एज मच, और ये प्रैक्टिस से आ जाता है। कोई भी आपको डेटा मिल रहा है, जैसे मान लो कि डेटा है कि इंडिया की वाटर यूसेज का डेटा, तो आपको वो ऐसे याद नहीं होगा, आपको वो बार बार आंसर में प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तभी वो आपके दिमाग में सकता कि, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग द मीन्स इट बिकम्स अ वेरी टेक्निकल प्रोसेस। वो चीज़ दिमाग में खुद से आनी चाहिए, वो तभी आती है जब आप उसकी रोज़ प्रैक्टिस कर रहे होते हो। तो जो आंसर राइटिंग होता है, मैं इसके बाद आंसर राइटिंग वाले कॉम्पोनेंट पर आऊँगी। ट्राई टू डू इट विद अटमोस्ट डेडिकेशन, 3 to 4 क्वेश्चंस पर डे प्रैक्टिस करो, ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस वंस। एक बार सिलेबस पढ़ने के बाद करना, स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग मत करना, क्योंकि आपका उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। आपको अगर मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटीज़ के नहीं आते होंगे, तो आपके आंसर्स की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, आपका दूसरे दिन बैठ के मन भी नहीं करेगा आंसर लिखने का। एक बार सिलेबस पूरा पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, एंड इनिशियली डोंट पुट अ टाइमर। Say when you begin, you can even take 2 hours for one answer. When I began my answer writing thing, I used to take 2 to 3 hours for one answer, because मैं पहले क्वेश्चन पढ़ती थी, फिर अगर चीज़ें याद हैं तो ठीक है, वरना जा कर के सोर्सेज को देखा, पीडीएफ में देखा या फिर एनसीईआरटीज़ में देखकर, और स्टार्टिंग में देख कर लिखती थी। इवेंचुअली उसका टाइमर को कम करते चले जाओ, कीप इट एट 1.5 hours, then 1 hour, then half an hour, and then you will reach the time when you are able to write a 15-mark question in 10 to 12 minutes and a 10-mark question in 7 to 8 minutes, because that is the time you need to keep in the actual examination. और एक्चुअल एग्जामिनेशन कंडीशन को रेप्लिकेट स्टार्टिंग में मत करना कि 3 घंटे में बैठ के 20 क्वेश्चन, वो कोई भी नहीं कर सकता। इनिशियली कीप इट, जितना टाइम लेना है लो, धीरे धीरे कम करते चले जाओ। नाउ फॉर GS4 में मेरा ओवरऑल स्कोर कभी भी बहुत अच्छा नहीं आया है, तो मुझे कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं पता। मेरा 109-10 तक ही स्कोर रहा है हमेशा। पहली बार में 112 था, अभी 109 है। तो आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू इसमें, बट हाँ, जनरल मेरा ये रहता था कि केस स्टडीज़ विल ऑलवेज गिव यू मोर मार्क्स देन द थ्योरी क्वेश्चंस, बिकॉज दैट इज़ 20 मार्कर और वो 10 मार्कर है। 20 मार्कर में यू इमीजिएटली गेन जस्ट डबल द मार्क्स। तो ट्राई टू फिनिश द पेपर इन टाइम, GS4 के लिए स्पेशली, बिकॉज ये प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। लास्ट ईयर वाला पेपर 2022 वाला, पीपल लेफ्ट 30 to 40 मार्क्स का उन्होंने पेपर छोड़ना पड़ गया, क्वेश्चंस वर वेरी लेंदी। तो केस स्टडी वाले पार्ट में फोकस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्राई टू डू इट लाइक वीक में 2 या 3 केस स्टडी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। 20 मार्क्स हैं उसमें, तो मार्क्स बढ़ते हैं। और GS4 में और एसए में एक चीज़ कॉमन है, एसए पर मैं बाद में फिर से आऊँगी, लेकिन GS4 के लिए भी वो चीज़ रेलिवेंट है। यूज़ ऑफ सम एग्जाम्पल्स एंड कोटेशंस जो हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं, बट दैट गिव्स यू एन एज। ये मेरे केस में मैंने खुद फील करा है कि वो एज देता है। तो GS4 में भी वो चीज़ काम में आ जाती है। और एक और बात, ये मैंने किसी आई डोंट नो हु, मैंने किसी टॉपर के ही उसमें देखा था, दे यूज़ द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स।
दैट वर्क्स। अगर आप अपने पेपर में आपके 10 जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, इन 2 और 3 क्वेश्चंस इफ़ यू आर एबल टू यूज़ अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उससे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ एक्चुअली लिविंग व्हाट ही और शी इज़ सेइंग। तो उसके लिए इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। मतलब आप लोगों ने सबने ग्रेजुएशन करा होगा, कॉलेज है, फैमिली है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे वेयर यू हैड टू टेक एन एथिकल डिसीजन, या कुछ आपने ऐसा किया होगा जो मे बी वॉज नॉट सो एथिकल। तो कीप अ लिस्ट ऑफ इट एंड यू कैन यूज़ इट। ऑनेस्टी का क्वेश्चन आ जाता है, इंटेग्रिटी का आ जाता है, परसिवरेंस का आ जाता है, फैमिली या अपनी कॉलेज की लाइफ रही है, पर्सनल लाइफ, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हम सब ने फेस करे हैं वो, तो यूज़ दैम। दिस इज़ इट, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। हाँ, फिर एक और डाउट जो लोगों को आता है, फिनिशिंग द पेपर, शुड वी फोकस ऑन फिनिशिंग 20 to 20, मतलब जो 20 क्वेश्चन है वो पूरे ख़त्म करने हैं, या 17-18 पर रोक करके और बाकी वाले क्वेश्चंस को छोड़ दें। आई वुड से कि ट्राई टू डू ऑल द क्वेश्चंस, आई ट्राई टू डू देम। होता ये है कि एंड के 1 या 2 क्वेश्चंस दे बिकम, उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है, आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि यू हैव जस्ट 4 to 5 minutes लेफ्ट एंड यू हैव टू जस्ट कंप्लीट द पेपर, वो सबके संग होता है। तो व्हेन वी trade off between quality and quantity, I would say that trading off would be better if you complete all the 20 questions, quality compromise भले ही हो जाए। बिकॉज एक प्रॉब्लम क्या है यूपीएससी में कि जो एग्जामिनर्स हैं ना, दे सी इट दिस वे कि टाइम मैनेजमेंट कैसा है आपका, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट आपका इवेंचुअली काम आने वाला है व्हेन यू बिकम अ सिविल सर्वेंट। आपके सामने 20-30 चीज़ें होती है करने के लिए एक दिन में, आपको बहुत सारी कमिटीज़ में बैठना पड़ता है, इंस्पेक्शंस करने पड़ते हैं, तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो इट अपीयर्स एज अ वेरी मतलब ऐसा फील होता है कि यू आर लैकिंग इन सम वे। तो बेटर इज डू 20 क्वेश्चंस, ट्राई टू डू देम ऑल, इवन इफ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग सम क्वेश्चंस, से 1 or 2, क्वालिटी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, बट स्टिल ट्राई टू कंप्लीट 20 क्वेश्चंस। देन एथिक्स का मैंने बता दिया। ऐसे के लिए व्हाट आई डिड, आई टुक अ फाउंडेशन कोर्स एट अ कोचिंग, बिकॉज मुझे मतलब था कि भाई ऐसे वगैरह में मार्क्स के इंक्रीज़ होने का स्कोप काफ़ी रहता है, तो आई डिडंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक कि अपने मतलब लोग अपने आप से करते, दैट इज़ वेरी गुड। मैंने कोर्स लिया था एक, और मैंने टेस्ट सीरीज़ भी मैंने हर साल करी थी। ऐसे के लिए व्हाट आई did I think differently, that I try to make my essay interesting। वो वाला पार्ट मैंने जो भी GS4 में कहा था, I made use of anecdotes, I made use of quotations, poems, और मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करा, कलेक्ट करके रख ली, उनको बार बार रिवाइज करा। जैसे एक बहुत ही फेमस पढ़ी होगी हम लोगों ने, 2 roads diverge in a wood and I took the one less traveled by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत टफ पोएम नहीं है, हम सब ने स्कूल में पढ़ी है, बट इफ़ यू जस्ट यूज़ इट वंस इन योर एसे, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और ये सब कर सकते हैं आप, चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों। ये सारी छोटी छोटी जो एनेक्डोट्स होती हैं, इसको हम लोग हिंदी में प्रेरक प्रसंग बोलते हैं, या फिर आपकी स्टोरीज़ छोटी हो गई, मान लो कोई स्टोरी रिलेटेड है टू APJ अब्दुल कलाम, आप उसको फ्रेम करके लिख लो विद इन 50-60 वर्ड्स, दैट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन। क्योंकि ऐसे सब लोग लिख रहे होते हैं, दिस इज़ द ओनली वे वेयर यू कैन शो दैट यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू चेंज द फ्लो ऑफ थॉट ऑफ द एग्जामिनर। जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है, उसको सारे ऐसे एक से दिख रहे होते हैं। मान लो कोई टॉपिक है और उसमें अगर कोई टॉपिकल वाला ऐसे है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, AI या हेल्थ एजुकेशन, सबका कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो यहाँ से डिफरेंस आता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं, वो तो आई थिंक अभी तो 8 में से 6 टॉपिक्स एब्स्ट्रैक्ट आ रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको चाहिए ही कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में दे डिमांड दैट यू हैव अ वेरी रिफ्लेक्टिव काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब टॉपिक पढ़ करके आप उसको एक्सपैंड कर पा रहे हो, तो वो एक्सपेंशन में ये हेल्प करता है, व्हेन यू नो सम ऑफ द कोट्स, सम ऑफ द लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द ग्रेट लीडर्स। उसके अलावा तो ऐसे में मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करा था।
इंट्रोडक्शन मेरा जो होता था वो अराउंड 1 पेज का होता था, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग अ 1500 वर्ड एसे, 1500 से थोड़ा कम ही रहता है, 1200-1300, तो उसमें जो स्टार्टिंग का एक इंट्रोडक्शन होता है वो मेरा 1 पेज का रहता था। उसके अलावा मल्टी डायमेंशनल मैं कोशिश करती थी टॉपिक आ जाएँ उसमें एसे में। एंड दिस वन द थर्ड वन, कि मैं उसमें कुछ ना कुछ एनेक्डोट्स या पोएम्स वगैरह डाल देती थी। ये है कॉमन नोशन कि क्या ज़रूरत है मतलब एक्स्ट्रा ये सब डालने की, कोट मतलब क्या ये वर्क करता है कोट्स वगैरह। आई फेल्ट इट गिव्स यू एन एज जैसे। और मैं फिर बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इस कोट्स के लिए। एक बहुत फेमस है आई थिंक कोटेशन, टू शाइन लाइक द सन यू मस्ट फर्स्ट बर्न लाइक द सन। तो वही मैं बोलूँ सबको, मतलब सब लोग हाँ कर रहे हैं, सबको पता ही वाला कोट, वाई नॉट यूज़ इट। तो दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई डिड एक्स्ट्रा इन माई एसे। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स का मैंने बताया, आप लोग ट्राई करो करने का, ये चीज़ वर्क करेगी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में। फिर आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए तो 2-3 सोर्सेज होते हैं। एक तो आपका न्यूज़पेपर्स हो गए, एंड ट्राई टू की फिनिश द न्यूज़पेपर दैट डे ओनली, उसको पेंडिंग मत करो, वो बढ़ता चला जाता है उसका काम। आपका न्यूज़पेपर आ रहा है रोज़, भले ही आज आपके पास में टाइम नहीं है, जीएस और ऑप्शन ने बहुत टाइम ले लिया, हाफ एन आवर भी है ना, उसको पढ़ के ख़त्म कर दो, अगले दिन के लिए पेंडिंग मत रखो। और ऐसा मत करो कि बैठ करके आप हफ्ते के एंड में 7 दिन का पेपर पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं हो पाता है, बोर हो जाओगे, कोई नहीं पढ़ पाता ऐसा। मैं जब भी ऐसे ट्राई करती थी, मैक्स टू मैक्स 3 पेपर पढ़ सकते हो एक दिन में, क्योंकि दिमाग बहुत लगता है उसको पढ़ने में। तो ये मत करना, सेम डे पढ़ के ख़त्म करो, किसी दिन 15 मिनट में भी का भी टाइम मिल रहा है, बस पलट लो पेजेस। करंट अफेयर की मैगजीन्स होती हैं, मैगजीन्स को आई से फिनिश इट विद इन मैक्स टू मैक्स 4 to 5 days। एक मंथ की मैगजीन आ रही, पेंडिंग मत करो उसको पूरे की। आज आपने खोला साइंस एंड टेक, उसका एक टॉपिक पढ़ लिया, कल आपने कल्चर खोला, उसका एक पढ़ लिया, फिर से अगले दिन साइंस एंड टेक का दूसरा, ऐसा मत करो। करंट अफेयर्स की मैगजीन उठाओ, विद इन 4 to 5 days 2-2 घंटे बैठोगे, हो जाती है फिनिश। उसको रिवाइज बाद में कर लेना, लेकिन ये मत करना कि उसको खींच रहे हैं कि आज आधा घंटा पढ़ लिया, कल 15 मिनट पढ़ लिया, उसको मत करना है ऐसा। एडिटोरियल्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। पीपल डोंट सी इट यूजफुल, इट इज़ एक्चुअली, इट मैटर्स अ लॉट। जो आप लोग होते हैं ना कि एक मतलब सबके संग, मेरे संग भी था कि कंटेंट मिलता नहीं है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे एडिट वो इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हैं या इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हैं, उसकी कोई बुक नहीं होती है, तो उसके लिए एडिटोरियल्स काम में आते हैं। अब जैसे इस समय पर हीट सी मतलब इतना वो जो जून का जो ड्राई सीज़न होता है अपना, तो आर्टिकल्स वाटर स्ट्रेस पर खूब आ रहे होंगे इस समय पर। अगर आप वाटर स्ट्रेस के आर्टिकल्स को नोट कर लोगे, आपका आराम से 4 से 5 आर्टिकल को आपने एक आंसर की फॉर्म में कर लिया, आपका GS1 का GS3 में 2-3 आंसर आपके वैसे ही हो जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन है, बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस हो गए या टेररिज्म के क्वेश्चंस हो गए, इन सब पर एडिटोरियल से काम हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपको भागना नहीं पड़ता, कुछ कुछ स्टैटिक कंटेंट मिल जाएगा आपको वेबसाइट्स वगैरह से। उसके अलावा वैल्यू एडिशन के लिए एडिटोरियल्स ही देखो, और आई वुड से यू गो थ्रू 1 एडिटोरियल पर डे इज़ अनफ। बहुत सारे नहीं करने होते हैं, 3-4 बैठ करके नहीं करने एक दिन के, टाइम नहीं है इतना। मतलब टाइम मैनेजमेंट का ये एक कंपोनेंट है कि अगर आप आज अखबार लेकर बैठ रहे हो तो यू डोंट हैव टू डू इट फॉर 7 to 8 hours वन थिंग। 3 घंटे आपने ऑप्शन के लिए रखे होंगे, 3 घंटे जीएस के लिए रखे होंगे, 2 घंटे अखबार के लिए रखे होंगे। दैट इज़ ऐसे ही होता है, और जगल करना पड़ जाता है चीज़ों में। समडे कोई दिन ऑप्शनल आपका ज़्यादा टाइम ले लेता है, कोई दिन जीएस टाइम ले लेता है, बट सबको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं साथ में। आई वुड से डोंट टेक अप मोर देन 2 सब्जेक्ट्स इन वन डे। जैसे एक करंट अफेयर्स रोज़ का रोज़ करना है, उसके अलावा इफ़ यू आर पिकिंग अप इकोनॉमी देन यू टेक सपोज उसके संग में एक कोई लाइट सब्जेक्ट रख लो, से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने रख लिया GS4 का। तो दिस वे ये मत करना एक दिन में यू आर पिकिंग अप मैनी सब्जेक्ट्स, कि 6-7 सब्जेक्ट्स उठा लिए, सबको आधा आधा घंटा दे रहे हो। दिस इज़ नॉट द वे। पिक 2 सब्जेक्ट्स एट मैक्स, 1 करंट अफेयर्स एंड 1 इज़ योर ऑप्शनल। 7 to 8 hours इससे हो जाते हैं, फैलाने की ज़रूरत नहीं है इसमें ज़्यादा। देन देर इज़ दिस इशू ऑफ रिविजन।
बहुत होता है कि भाई हम लोग वीकली रिवीजन करें, मंथली करें, डेली करें. रिवीजन टेक्स टाइम एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी ग्रजिंग काइंड ऑफ प्रोसेस, क्योंकि आपको ये लगता है कि जितने टाइम में मैं रिवाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ उतने टाइम में तो मैं और ज़्यादा कुछ और पढ़ लूँगी. बट आई वुड से अगर आपको रिवाइज करना पड़ रहा है एट द कॉस्ट ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, डू इट. क्योंकि रिवीजन आप खुद सोचो ना, आपने आज जो चीज़ पढ़ी है एटलीस्ट आप 1 साल बाद उसको अप्लाई करोगे. कैन एनी ह्यूमन बींग, नॉर्मल ह्यूमन बींग रिमेंबर वॉट ही और शी हैज़ लर्न टुडे, और मैं सीधे 1 साल के बाद उस कंटेंट को उठाऊँ? कैन अ नॉर्मल ह्यूमन बींग रिमेंबर इट? कोई नहीं कर सकता है ये. अगर वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है तो नहीं कर सकता. तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा. मेक अ चार्ट ऑफ इट, वीकली करो, उसके बाद में मंथली कर लो. बहुत मुश्किल होता है एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट. मैंने खुद वो फेस करा है चैलेंज, मतलब 4 अटेम्प्ट ऐसे ही नहीं दिए हैं. पता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि भाई नया कंटेंट भी आ रहा है, पुराना भी आ रहा है, रिवीजन कैसे करें. चैलेंजिंग होता है बट यू हैव टू लर्न इट बाय योर ओन. कोई आपको सिखा नहीं सकता, हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है. मैं बता के चली भी जाऊँगी, आप लोग कहोगे कि इन्होंने कर लिया, हम थोड़ा ना कर पाएंगे. खुद से आपको सीखना पड़ेगा. आप पढ़ाई, अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट होते हो, वो इवेंचुअली आ जाता है. हाउ टू मैनेज द थिंग्स, 2 और 3 थिंग्स एट अ टाइम. तो रिवीजन के लिए आई वुड से वीकली एक रखो दिन का. संडे रखने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग करते संडे को रिवीजन. मन नहीं है तो संडे कोई वो नहीं कि संडे को ही रखना है रिवीजन का दिन, कोई और दिन रख लो, वेडनेसडे रख लो, लेकिन उस दिन रिवाइज करो पूरा कंटेंट पीछे का. और फिर एक मंथली भी दिन रखो कि उस मंथ में आकर के पूरा आपको रिवाइज करना है उस पूरे मंथ का. और देन आई वुड से कि गो फॉर लाइक आफ्टर 1 मंथ, गो फॉर आफ्टर 3 months का रिवीजन कर लो. उसका एक चार्ट बना करके करो. और इस सब में चेंजेस होते रहेंगे. आपका टाइम शेड्यूल जो बनेगा उसमें चेंजेस होंगे. व्हेन आई स्टार्टेड टू स्टडी, आई यूज्ड टू स्टडी अप टिल लेट नाइट लाइक 1 or 2 एंड देन वेक अप लेट एट इन द मॉर्निंग. अभी मेरा बिल्कुल उल्टा केस हो गया. नाउ आई स्लीप एट 10 to 11 एंड आई वेक अप एट से 5 or से 4. दैट डिपेंड्स. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता. व्हेन यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, बस एक कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए रोज़ की कि आई हैव टू डू दीज थिंग्स. तो मुझे 4 से 5 घंटे तो रोज़ पढ़ना ही है, भले ही मेरी तबीयत भी ख़राब क्यों ना हो जाए या कुछ ऐसा इवेंट आ जाए घर में कि मुझे इन्वॉल्व होना पड़ रहा है. इवन देन ट्राई टू कीप की कंसिस्टेंसी एक रखनी है. रिवीजन में आई यूज़ टू स्क्रिबल थ्रू माई, जैसे जब मैं रिवाइज करती थी तो मैं संग में अपने एक शीट्स रखती थी और मैं उसमें लिखती रहती थी. इससे होता क्या है, एक तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस बनी रहती है. राइटिंग 9 papers 3 hours, दैट इज़ 27 hours, इज़ नॉट अ जोक. यू नीड अ लॉट ऑफ स्टैमिना. और ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, हाथ दर्द कर जाता है. दिस एक्चुअली ब्लड वेसल्स जो होती है वो दिखने लगती हैं. तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब एक्स्ट्रा ह्यूमन कुछ आपको करना है. और स्ट्रगल इसकी तो स्टैमिना बढ़ाने का ये तरीका अच्छा होता है. व्हेन यू आर रिवाइजिंग, स्क्रिबल डाउन द नोट्स. और आप रफ में करते रहो. रफ शीट्स आप उसको हटा के बाद में फेंक भी दो, कोई बात नहीं है. इससे स्टैमिना बढ़ता है राइटिंग का. एंड यू लर्न थिंग्स विद अ एक्टिव माइंड. जब आप ऐसे खोल करके बुक पढ़ते हो ना, वो पैसिव रीडिंग होती है. आप सो जाते हो, देखो आधा घंटे के बाद आप होगे कि मतलब सो जाओगे या आपका फ़ोन चलाने का मन करेगा, कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी आप करने बैठ जाओगे. स्क्रिबल करते करते लिखने में इट्स अ वेरी एक्टिव प्रोसेस एंड यू डेवलप दैट स्टैमिना विद इन यू टू टैकल द मेन एग्जामिनेशन. तो ये मैंने टेक्निक यूज़ करी थी. आप कुछ और कर सकते हो, लेकिन हाँ रिविजन प्रॉपर होना है. एंड वन मोर थिंग, if it's possible, because ये मैं बोलूँगी कि it took me 4-5 years. when you are revising things, तो आपके नोट्स का साइज़ कंप्रेस होता जाता है. स्टार्टिंग में मान लो यू हैव 50 pages ऑफ नोट्स. when you are revising आपको याद चीज़ें हो जाती हैं, तो यू विल इवेंचुअली एंड अप विथ 25 pages में आपका काम हो जाता है उन नोट्स का. फिर 10 pages पे, फिर 5 पे, फिर आते आते आपका आधा पेज में पूरा आपके नोट्स बन जाते हैं. ये जो आधे पेज के नोट्स को हम फ्लैश कार्ड्स बोलते हैं, ये एग्ज़ाम से पहले बहुत काम में आते हैं. क्योंकि जब एग्ज़ाम में जीएस के मेंस के टाइम पे आपके पास में 2 घंटे का टाइम होता है बीच में. 2 घंटे में आपको खाना भी खाना है, उस समय पर आपको नोट्स भी देखने हैं. आप किताबें ले लेकर जाओगे, मोटी मोटी कोई नहीं पढ़ पाएगा उस समय पर. तो ये जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं, और ये किसी के बने बनाए मत लो,
मतलब लोग डाल देते हैं या मार्केट में भी अवेलेबल हैं, दैट डजंट वर्क। इफ़ अगर मिल भी रहे हैं ना, उसको अपनी हैंड राइटिंग में लिख लो। यू हैव टू मेक योर ओन एफर्ट। दिस डजंट वर्क आउट कि आप किसी और के नोट्स आप पढ़ के बैठ गए। मैंने नहीं खरीदे कभी भी नोट्स, मतलब मुझे लगता था बहुत टायरिंग प्रोसेस है कि ना बना रहे हैं नोट्स, बट इट पेड ऑफ फॉर मी इवेंचुअली। कुछ कुछ नोट्स हो सकता है कि आपको किसी के अच्छे लग रहे हो तो आप ले लो, उसके लिए भी कोशिश करो कि यू कीप मेंटेन देम इन योर ओन हैंड राइटिंग, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अपनी हैंड राइटिंग में आप लिखते हो, दैट वो आपकी मेमोरी में रिटेन्ड बहुत टाइम तक रहता है। तो ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं, ट्राई टू प्रिपेयर देम बाय योर ओन, एंड दिस डजंट कम ऐसे नहीं आता कि आपने आज आपने नोट्स बनाए, कल आपके फ्लैश कार्ड बन जाएंगे। इट टेक्स मेनी मंथ्स, पूरा आपका 1 साल तो मिनिमम है ही वैसे भी पढ़ाई का। मतलब अगर आप प्रीलिम्स 2024 को अटेम्प्ट कर रहे हो और मेंस 2024 का देख रहे हो, तो वैसे भी 15 मंथ्स तो हो ही गए उसके। तो ये बहुत मैराथन वाली जर्नी है, ऐसा नहीं कि बस आज स्टार्ट हुई और कल ख़त्म हो गई। इसी से रिलेटेड एक मतलब मुझसे कहा गया था ये बोलने को कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। ये बहुत लोगों के संग में प्रॉब्लम है, तो सबके संग में होती है। व्हाट आई वुड से कि इनिशियल डेज में यू नीड सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन, समवन टू जस्ट प्रेस कि भाई करना है एंड यू कैन डू इट वाली चीज़। इवेंचुअली आपको खुद ही मोटिवेशन सीखना पड़ेगा, एंड दैट मोटिवेशन कम्स बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसिप्लिन। When you are disciplined, then you don't need to search for any external motivation. When you are getting up in the morning और आपका एक दिमाग में बॉडी क्लॉक सेट हो गई है कि आई हैव टू बी ऑन माई स्टडी टेबल एट 7 o'clock और 8 o'clock, आप वो करोगे, 1 महीने के बाद में वो नेचुरल प्रोसेस में आ जाएगा। उसके लिए आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। किसी दिन पढ़ने का मन नहीं भी करेगा, आप खुद ही आके बैठ जाओगे अपने टेबल पर। तो डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन, एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट बाय माई सेल्फ। मतलब ये जो पिछले 5 साल में मैंने ये सीखा है कि मोटिवेशन नहीं आपको, मतलब आप सोचो ना, रोज़ आपका पढ़ने का, हाउ डू कीप स्टे इंस्पायर्ड। आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो कोई भी नहीं आपको बिठा सकता, बट आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो गई है, मुझे बैठना ही है, पढ़ना, बैठ जाओगे उसके बाद में। तो डिसिप्लिन इज़ आई वुड से इट बीट्स मोटिवेशन हर तरीके से। स्टार्टिंग में यू नीड दैट, एक बार आपको मिल जाता है देन यू डोंट नीड इट। फेलियर्स मैंने बहुत सारे देखे हैं, तो मैं काफ़ी इसके लिए सही इंसान हूँ कि भाई हर फेलियर के बाद में बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आता है, नेगेटिविटी आती है कि डू आई डिज़र्व गेटिंग इनटू द सर्विस, और डू आई एक्चुअली, वो जो एक होता है ना कि आपका सेंस ऑफ पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट ही ख़त्म हो जाती है कि भाई मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। पूरा सेल्फ डाउट आ जाता है कि तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं लाइफ में, और फ्रेंड्स से कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि वो तो इस जॉब में है, वो तो यहाँ प्लेस्ड है, या वो ये कर रहा है, ग्रेजुएशन के बाद में पीजी कर रहा है। बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, सबके साथ में होती हैं। यू हैव टू डेवलप रेजिलियंस फॉर इट, एंड रेजिलियंस का मतलब है कि बाउंस बैक। एक फेलियर हुआ, आप गिरे नीचे, बट लाइक अ बॉल यू हैव टू बाउंस बैक। बाउंस बैक के लिए when you start you should have a very strong purpose why you are going on this journey. The sense of why should be much stronger than how you are doing it or what you are doing. When you have why आपका क्लियर हो ना, और वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, आपका पर्सनल रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपका कोई इनर डीमन है जिसको आप फाइट करना चाह रहे हो, या कुछ ऐसा है भाई आपकी हर एक की लाइफ में होता है कि वाई यू वॉन्ट टू एम्बार्क ऑन दिस जर्नी। कुछ सोशल डेवलपमेंट की फील्ड में आपको लग रहा है कि यू कैन डू अ थिंग विच नो वन एल्स कैन। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहता है आफ्टर एवरी फेलियर टू गेट अप। आपको रोना आ रहा है, डोंट पेंट अप एनी ऑफ योर इमोशंस, रो लो। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा हो लो, 2-3 days 5 days 1 हफ्ता खुद को दे लो हर एक फेलियर के बाद में, देन कम बैक स्ट्रॉन्गर। कम बैक स्ट्रॉन्गर शुड बी योर मोटो, रेजिलियंस। और रेजिलियंस मैं फिर से बोलूँगी, वेन एवर यू आर इन डाउट जस्ट थिंक वाई यू स्टार्टेड दिस प्रोसेस। वाई का जो एक आपके दिमाग में रहेगा, आप उसकी तरफ बार बार आते चले जाओगे। और कुछ एक्स्ट्रा एक एक्टिविटी रख लो जो कि पढ़ाई से अपार्ट हो, एंड यू कैन जब भी आपको लगे कि भाई नहीं हो पा रहा, तो यू कैन ऑलवेज गो टू इट। वो एक्टिविटी, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि कुछ जॉब या कोई प्लान बी की बात नहीं कर रही हूँ,
कुछ भी हो सकती है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, उसको अपने संग में रखो। मेरे को कार्टून मेकिंग वगैरह पसंद है, तो मैं बर्थडे कार्ड्स बनाती थी, मेरे को शौक है अपनी फ्रेंड्स के लिए बनाने का, तो मैं अभी भी हैंडमेड कार्ड्स बनाती हूँ। तो अगर कभी मूड ज़्यादा ख़राब हो रहा है, नहीं पढ़ने का मन है या एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, वी ऑलवेज़ हैव समथिंग टू डिपेंड अपॉन। आपका वो सब चीज़ों से सारे आप एकदम क्लियर हो जाते हो। अभी रख दीजिए। और देन यू कैन ईज़िली टैकल द थिंग्स लेटर ऑन। आप उससे फिर उठ खड़े होते हो एक हफ्ते के बाद में। और ये होता है, सबके संग में होता है, ये कुछ ऐसा एक्सेप्शनल चैलेंज नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी ऑल आर डूइंग द सेम थिंग। एक और जो चीज़ है, व्हाट आई फाउंड, कि हम लोग जब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग एक कमरे में बंद हो जाते हैं। वो ज़रूरी है, आइसोलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड एनी डिस्ट्रैक्शन, बट यू नीड सपोर्ट ऑफ सम पीपल। वेरी फ्यू पीपल आर देयर एक्चुअली हु आर सपोर्टिंग यू। वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो कुछ आपके स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ कलीग्स हो सकते हैं, जो आपको परसिस्टेंटली सपोर्ट करें। डोंट ट्राई टू अवॉइड देम, बिकॉज जब आपको फेलियर आपका होता है तो दे आर दी वंस हु पुल यू अप। तो ऑलवेज हैव दोज पीपल इन योर लाइफ। मतलब आप आइसोलेटेड रह के पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात है, बट एकदम ही ऐसे लोगों से बिल्कुल कट ऑफ मत हो। यू ऑलवेज नीड पीपल हु कैन अपलिफ्ट यू एंड यू विल नीड इट। मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, सबका हो, बट इफ़ यू फेस एनी फेलियर देन यू नीड पीपल। एंड आइसोलेटेड रह के पढ़ो, बट जस्ट कीप देम इन योर लाइफ। पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में आई डोंट थिंक अभी मुझे बताना चाहिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस। दिस टाइम आई गॉट 187 मार्क्स एंड इट वाज अ गुड बोर्ड। बहुत मतलब कॉर्डियल सा कॉन्वर्जेशन था। they were all listening to me. The important part is when you are speaking up in an interview, तो अक्सर ये होता है कि जैसे हमने सुना होता है कि जो पैनलिस्ट हैं, दे आर कटिंग ऑफ द कॉन्वर्जेशन एंड दे आर नॉट ट्राइंग टू लेट यू स्पीक। तो वो चीज़ कुछ नहीं मुझे फेस करनी पड़ी लकीली, और ये भी काफ़ी लक बेस्ड होता है। तो अच्छा था इस बार का मेरा पूरा इंटरव्यू का कॉन्वर्जेशन का जो एक पूरा एक्सपीरियंस था डायलॉग का। ये बहुत टिप मैंने इस बार मतलब मेरे पिछले बार मेरा 143 स्कोर था, तो दैट वाज अ डिज़ास्टरस स्कोर आई वुड से। और जो इम्प्रूवमेंट का एक वो था मेरा पर्सनली टिप मैं बोलूँगी, या व्हाट आई डिड समथिंग डिफरेंट। इस बार मैंने अपने स्टार्टिंग में 1 month बिफोर माई एक्चुअल इंटरव्यू आई बिगैन टू कॉन्वर्स विद पीपल ऑन बोथ काइंड ऑफ टॉपिक्स। मतलब पढ़ाई से रिलेटेड भी और नॉर्मल टॉपिक्स भी, इन द लैंग्वेज इन विच आई हैड टू गिव माई इंटरव्यू। अगर आप हिंदी में दे रहे हो तो हिंदी में, और क्योंकि इंटरव्यू का जो एक कॉन्वर्जेशन का स्टाइल होता है वो नॉर्मल बातचीत से अलग होता है। तो अब जब अपने फ्रेंड से नॉर्मल फ़ोन पे बात करते हो तो वैसे आप बात नहीं कर रहे होते हो, आप सर या मैम कह के नहीं नहीं रेफ़र करोगे अपने फ्रेंड्स को। तो मैंने जो प्रैक्टिस करने के लिए ये करा था कि फ्रेंड्स को ही बोला कि भाई वीडियो कॉल पे बात करते हैं, गूगल मीट पे करते हैं, और मैं प्रॉपर ऐसे बात करूँगी जैसे मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। तो वो एक चीज़ मुझे लगा कि वर्क कर रही है। वो सब आप ट्राई कर सकते हो, बहुत बात की चीज़ें हैं। अभी पहले अपना फोकस प्रीलिम्स और मेंस पर होना चाहिए। एक इसमें जो चीज़ जो आपकी मेन डेवलप होती है वो होती है लिसनिंग एंड स्पीकिंग एट द सेम टाइम। वो लिसनिंग, मेकिंग अप योर आंसर एंड देन स्पीकिंग। और वो चीज़ इंटरव्यू के लिए चाहिए होती है। वो लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, यू गेट हार्डली 10 seconds टू थिंक ऑफ एन आंसर एंड देन एक्सप्रेस इट। वो चीज़ तभी आ पाती है जब आपने बड़े से प्रैक्टिस करी होती है। ओवरऑल इस एग्ज़ाम का मतलब पूरा एक रहा है कि कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस किसी भी चीज़ में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको दिन में जब भी टाइम मिल रहा है जिस भी चीज़ के लिए, वो कंपोनेंट कोई भी, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप हो सकता है कुछ कर रहे हो, या बट यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर एवरी बिट ऑफ इट। देन व्हाट्स द टाइम? हाँ, one last thing, not the last, but this is a very important part. I call it पंचामृत. I don't know whether, मतलब ये सब आप लोगों को पता होंगी चीज़ें।
इसमें हैंडराइटिंग भी काफ़ी ख़राब आ रही है. पीपल एंड दिस 5 थिंग्स ना, ये पढ़ाई की नहीं है बट ये बहुत मैटर करती हैं ओवरऑल पढ़ाई में. आप जो फूड इनटेक लेते हो ना, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है. मतलब ये बात हम लोग कोई नॉर्मल नहीं ध्यान देंगे फूड पर, बट दिस मैटर्स अ लॉट. आप अगर थोड़े फ्रूट्स या आप लिक्विड डाइट्स लेते हो और बजाय अगर आप फास्ट फूड लेते हो, जंक फूड खाते हो, ओकेजनली यू कैन, बट ये आपको बहुत लेथार्जिक बना देता है एंड आप नहीं पढ़ पाते हो. आप एक दिन आप कुछ भी हैवी पिज़्ज़ा वगैरह खा लोगे, उस दिन आप गारंटीड देख लेना फ़र्क पड़ता है, आपका पढ़ाई की एफिशिएंसी थोड़ी बहुत कम हो जाती है. आप स्लीपी फील करते हो, आपको लगता है कि कल कर लेंगे. फूड मैटर्स अ लॉट, स्लीप मैटर्स अ लॉट. स्लीप में आपको डिसाइड करना है कितने आवर्स की स्लीप चाहिए, वो डिपेंड करती है 6, 7, 8, 9 कितने की भी हो. साउंड स्लीप हो और एक एक पर्टिकुलर टाइम पर हो. ज़्यादा एकदम से ये ना हो कि आज आप सो रहे हो रात को 12 बजे, कल आप सो रहे हो सुबह 4 बजे. ऐसे चेंजेस मत करना. दीज चेंजेस शुड बी डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे मैंने अपना बताया कि पहले मैं देर से सोती थी, अब मैं जल्दी, बट ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप नहीं इस पर ध्यान दोगे, आप पूरा दिन स्लीपी फील करोगे, नहीं पढ़ाई कर पाओगे. फिजिकल एक्सरसाइज मैटर्स अ लॉट. 30 to 40 मिनट्स करनी ही है. यू ब्रिस्क वॉक कर लो, जिम जाते हो वो कर लो, योगा प्राणायाम, यू कैन डू एनीथिंग, जुम्बा क्लासेस, सब कुछ भी करो, बट 30 to 40 मिनट्स. दिस इज़ वेरी टफ, आई नो दिस इज़ वेरी टफ. कैसे निकाला जाए ये टाइम? 30 to 40 मिनट्स हो भी नहीं पाता है. 15 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो. वॉक इन अ पार्क, इवनिंग मॉर्निंग कभी भी, बट दिस इज़ वेरी क्रूशल. People you interact with, I call some people energy vampires. They suck the energy out of you. तो प्लीज़ डोंट इंटरेक्ट विद पीपल लाइक दिस. आपको नहीं समझ आ रहे हैं लोग, दे आर सेल्फिश और दे आर वेरी, उनमें होता है ना कि दे ट्राई टू डिमीन यू या आपको नीचे पुल करना चाह रहे हैं. मत बात करो लोगों से. इस एग्ज़ाम के लिए ना, यू हैव टू बिकम सेल्फिश. इफ़ यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू पीपल हु आर bad in your perspective, please मतलब get away from them as fast as possible. उनको ये दिखा दो कि हाँ हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास में टाइम नहीं है. और इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, आप अपना एग्ज़ाम देखो, अपना भला करो, अपना आगे बढ़ो. एंड वॉट यू डू इन योर फ्री टाइम. फ्री टाइम में आपके पास में कुछ ऐसा ज़्यादा नेगेटिव वाली चीज़ें मत करो. तो बेटर है कि भाई कुछ आपने नेटफ्लिक्स वगैरह देखना शुरू करा और बिंज वॉचिंग में लग गए. वो फ्री टाइम 30 मिनट्स की जगह वो 30 आवर्स का बन जाता है फिर. तो ये जो फ्री टाइम वाली चीज़ है ना, ये इसको बहुत सही से यूज़ करने की ज़रूरत है. अगर आप सॉन्ग सुनते हो तो कीप अ लिमिट ऑन इट. आधा घंटा सॉन्ग सुन लो, आधा घंटे में 5-6 गाने हो जाते हैं. या आपको अगर नेटफ्लिक्स भी देखना है, फ्रेंड्स का आप एक एपिसोड देख रहे हो, एक एपिसोड देखो ना, उसको बिंज वॉच क्यों करना है सीज़न, मतलब पूरा बैठ के देख रहे हैं. कुछ अपलिफ्टिंग सा कर लो. मतलब इफ़ यू कैन, मतलब जैसे कुछ NGO वगैरह आप विज़िट कर सकते हो, कोई ऑर्फनेज है या कोई ओल्ड एज होम है. ये सब चीज़ें आपको ना एक इंसाइट्स देती हैं लाइफ के बारे में. आप एक्चुअली में जब आप IAS बनोगे तो आपको इन्हीं लोगों के संग आपको डील करना है, और डील से भी ज़्यादा आपको सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन करना है. तो अगर आप इनको फर्स्ट हैंड देखोगे ना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की, तो आप इवेंचुअली यू विल बी अ बेटर पर्सन, और दैट बेटर पर्सन कैन बिकम अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर. तो these 5 things, these are non-study things, but these are crucial. And at the end, I would say that जो स्वामी विवेकानंद का कोट है, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दैट इज़ ट्रू. मैंने खुद फील करा है. मतलब आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 years. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं. मेंस नहीं निकल रहा है, कम मार्क्स आ रहे हैं. ऑप्शनल में तो पहली बार तो बहुत ही गंदे मार्क्स आए थे. बट आई डेवलप पेशेंस थ्रू इट. आई लर्न टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच आर एक्सटर्नल, विच आई कैन नॉट चेंज. एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आप अगर मेंस में बैठ रहे हो, आपकी सीट कौन सी है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर आपको देर से दिया और आंसर कॉपी आपसे पहले ले ली, 5 मिनट का फ़र्क पड़ा, 5 मिनट में एक क्वेश्चन हो गया आपका. कैसे कंट्रोल कर लोगे आप इस वाली चीज़ को? तो ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती हैं. एंड प्लीज़ एक्सेप्ट देम, और ये एक्सेप्टेंस आ जाती है. एंड struggle each moment. You have to juggle between your optional, your current affairs and your essay and your GS. जगलिंग करनी पड़ती है.
टाइम मैनेजमेंट इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ एसेंशियल, एंड डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन, डिसिप्लिन ऑलवेज बीट्स मोटिवेशन। आप 21 डे रूल फॉलो करके देख लो, 22nd डे पर आपको खुद लगेगा कि यू डोंट नीड एनीथिंग टू गेट यू अप फ्रॉम द बेड। आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फ्रॉम माई साइड। हाँ, अब आपके क्वेश्चंस लेती हूँ। इट्स नॉट ऑडिबल। मैम आपका ऑप्शनल जियोग्राफी था, हाँ। तो जो जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आपने वैल्यू एडिशन के लिए क्या क्या किया था, और जो है क्लाइमेटोलॉजी, ये सारी फिज़िकल जोग्राफी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, फिज़िकल जोग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी आ गई या फिर ओशनोग्राफी आ गई, जियोमॉर्फोलॉजी आ गया, उसके लिए एक तो जो सविंद्र सिंह की जो बुक्स हैं, जो उनकी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं वो मैंने करी थी, और उसमें जो टॉपिक वाइज ना नोट्स बना के रखे थे, क्योंकि पूरी बुक एग्ज़ाम से पहले कोई नहीं पढ़ सकता। और क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी के क्वेश्चंस आई एम फीलिंग सिंस लास्ट 2 years दे आर इंटीग्रेटिंग इट विद बायोजोग्राफी और इन्वायरमेंटल जोग्राफी। जैसे क्वेश्चन अब ओशनोग्राफी का प्लास्टिक पॉल्यूशन वाले आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन को उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है इन्वायरमेंटल जोग्राफी को ओशनोग्राफी से। तो जब आप पढ़ाई करो तो वो टॉपिक्स को, अब कोर ओशनोग्राफी के टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, वो लोग ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं, तो आप उसकी नोट्स बना के रख लो, बट उसमें ट्राई करते रहो कि किसी तरीके से ये वाला एंगल भी आ जाए इन्वायरमेंटल जोग्राफी का। जैसे अभी अगर ओशन करेंट्स वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो जो इसमें डीप सी करेंट्स में AMOC भी आ जाएगा, अटलांटिक वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, पढ़ा होगा आपने, तो वो उसको इंक्लूड करके देखो। और जियोमॉर्फोलॉजी एज सच उसके क्वेश्चन आई वुड से दे आर गेटिंग वेरी डीप, तो उसमें तो मैं बोलूँगी कि देर इज़ मतलब अगर आप जैसे अगर आपने आपका कोर वो रहा हो ज्योग्राफी, बैचलर्स डिग्री रही हो, तो आप फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मेरे संग था, मेरा बीटेक था पीछे बैकग्राउंड, तो मुझे भी डिफ़िकल्टी होती थी जियोमॉर्फोलॉजी की, तो आई ट्राइड कि जो 20 मार्क्स वाले मैं अटेम्प्ट ना करूँ, मतलब फ्रैंकली, क्योंकि वो है डिफ़िकल्ट, उसमें कोर नॉलेज बहुत चाहिए, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी जियोमॉर्फोलॉजी के लिए। और कोई क्वेश्चंस? हाँ, आंसर राइटिंग के लिए पहले तो एक बार पूरा का पूरा जो सिलेबस है एक बार रीडिंग कर, मतलब उसको रीड एंड देन रिवाइज इट, एक बार कर लो, 1 या 2 बार, उसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए बैठो। जब प्रैक्टिस करो तो स्टार्टिंग में टाइम लिमिट मत लगाओ, क्वेश्चन देखो और उसके जो भी सोर्सेज हैं, NCERT से है या आपका PDF कोई नेट पे पढ़ा है, किसी कोचिंग का कोई मटेरियल है, उससे आप देख देख के आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में धीरे धीरे करके जब आप ऐसा 10-15 दिन तक कर लोगे, बल्कि मैं कहूँगी महीने भर तक कर लोगे, देख देख के आंसर लिखो, फिर आप टाइम लिमिट कम करते चले जाओ, आप उन आंसर को याद करो, नोट्स को याद करो। अगर आपकी एक महीने में 22 क्वेश्चंस पर डे के आपके 60 क्वेश्चन बन गए एक पेपर के, 60 क्वेश्चन बहुत होते हैं, आपने 60 क्वेश्चन को याद कर लो बिल्कुल, और उसके बाद में फिर आप लेकर के बैठो कि टाइमर लगा करके कि भाई मुझे, और फिर भी टाइमर ऐसा मत लगाओ कि मुझे एक क्वेश्चन 10 नंबर का 5 मिनट में कर लेना है, कोई नहीं कर पाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन मुझे 1.5 घंटे में करना है, फिर कुछ दिन के बाद में मतलब ये प्रैक्टिस से आता है सब चीज़ें। ये नहीं हो सकता आप आंसर राइटिंग आज शुरू कर रहे हो कल में आप मतलब चैम्पियन हो जाओगे, 3-4 महीने लग जाते हैं। जो जैसे कि मेंटर के गाइडेंस में नहीं है, या फिर हाँ? जो किसी मेंटर के गाइडेंस में नहीं है, जो इवेल्युएट कर सके हाँ, उनके मैंने कोई मेंटर की गाइडेंस में आंसर राइटिंग नहीं करी थी, मैं खुद से ही आंसर राइटिंग करती थी। आप इवेल्युएट कैसे करते थे खुद से ही? उसका लिखा होता था ना, वो जो सिनॉप्सिस आते थे, उसमें सिनॉप्सिस से कंपेयर कर लिया अपना आंसर। उसके अलावा कई सारे लोग उसमें वो पीयर रिव्यू के लिए भी डाल देते हैं, तो पीयर रिव्यू में अपना डालना है तो डालो, वरना उसमें से कंपेयर कर लो। आंसर कोई भी गलत नहीं होता GS में। आपने कौन सा ऑनलाइन सोर्सेज का हेल्प लिया था इसमें? कोचिंग्स की मतलब यहाँ पर नाम मुझे नहीं पता, तो मतलब मेरा चैनल है वैसे, आप उस पर देख लेना ज़्यादा आपको लग रहा हो तो, स्केलिंग UPSC करके चैनल है, तो जो भी कोचिंग्स वगैरह होती हैं तो उसमें डेली आंसर राइटिंग के क्वेश्चन वो लोग डाल देते हैं, उसको अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को, उसके बाद में जो उनका सिनॉप्सिस देते हैं उससे अपना आंसर कंपेयर कर लो, उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, ऐसे में नो मैम, आंसर में GS के 1 आंसर्स 2 में 3 3 में तो मैं बोलूँगी यूज़ SDGs से अच्छा कंक्लूजन बन जाता है। और
या कोई वे फॉरवर्ड दे दो। अगर उसमें जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो उसमें जैसे आप ये कह सकते हो एंड में कि ग्रीन हाइड्रोजन का आपने दे दिया, तो GS3 में तो ज़्यादातर जो आंसर्स रहते हैं आपके उसका कंक्लूजन हो जाता है SDG से। GS2 में भी हो जाता है, जो सोशल जस्टिस गवर्नेंस वाला पार्ट में हो जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसा कोई कंक्लूजन का होता नहीं है। मान लो अटॉर्नी जनरल का कोई क्वेश्चन है, उसमें नहीं मैटर करता कंक्लूजन ज़्यादा। तो जो भी जेनेरिक सा है कि अटॉर्नी जनरल इज़ वन ऑफ द मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट पोजिशंस इन आर सिस्टम ऑफ आर पॉलिटी, तो वो ठीक रहेगा। GS1 में क्या होता है, जैसे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है तो उसमें कंक्लूजन में ना हम क्या करते हैं कि थोड़ा इवेंट एक उसका बाद का ले लेते हैं। जैसे अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का कोई क्वेश्चन है तो जो इवेंट उसके बाद में हुआ था कि दिस पेव द वे फॉर द राइज ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसे करके कर दो कि थोड़ा क्रोनोलॉजिकल बता दो आगे का इवेंट। ज्योग्राफी के लिए भी आप दे सकते हो वे फॉरवर्ड में कि मान लो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है तो उसमें आप उसी से दे दो कि इंडिया में जैसे फूड प्रोसेसिंग इज़ अ सनराइज सेक्टर, उसका बता दो। तो ये सब चीज़ें मतलब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होती हैं, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैम जैसे मैंने स्टार्ट किया है लिखना तो GS3 GS2, तो इंट्रो में और बॉडी में जो मैं लिखता हूँ कीवर्ड्स जो होते हैं उसको मैं कंक्लूजन में डाल देता हूँ एट लास्ट, और मैं अच्छा। उससे कंपाइल करके कंक्लूजन ख़त्म कर देता हूँ। क्या ये नहीं, बेटर थोड़ा है? सा तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ही रिपीट करोगे फिर मतलब उसमें वो ओरिजिनलिटी नहीं आएगी। कभी कभी हो सकता है जैसे कोई क्वेश्चन में कंक्लूजन नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी ट्राई करो, कुछ डेटा डाल दो या कुछ भी फॉरवर्ड का कोई स्टेप डाल दो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ग्रीन हाइड्रोजन वाला, ये पता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, हम पहले से प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते और ये चीज़ बहुत इंस्टेंटेनियस होती है। प्रैक्टिस आप करोगे चीज़ें आ जाती हैं। थैंक यू। स्टार्टिंग में लगती प्रॉब्लम इसमें कंक्लूजन कैसे लिखें, बट आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा ये। और बाकी आप इस पर मतलब पूछ लेना क्वेश्चन इस वाले चैनल पे, मतलब कमेंट सेक्शन में ऑन कर दूंगी तो उसमें क्वेश्चन उस पर भी पूछ सकते हो बाद में। कांग्रेट्स मैम। कौन मुझे, अच्छा ओके हाँ मैम एक्चुअली एनी क्वेश्चंस इन इंटरव्यू इसी बैकग्राउंड रिलेटेड? इस बार तो कोई भी नहीं पूछा गया मेरे से। और मैम इसी बैकग्राउंड का कोई भी मतलब ऐसा एनालॉग डिजिटल वगैरह का जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ी हो आप, तो उसका कुछ मैनिफेस्टेशंस GS में आंसर राइटिंग में की हो आप ऐसा कुछ? मुझे तो ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं दिखा उसका। बस ये है कि हाँ, क्योंकि इंजीनियरिंग करा है तो JEE वाला एग्ज़ाम दिया था तो थोड़ा एनालिटिकल एक मतलब माइंडसेट था, मतलब एक पता था कि कंपटीशन कैसा होता है, वो वाली चीज़ थी। माइंडसेट ओरिएंटेशन पता चल गया था, कंटेंट वाइज कोई बेनिफिट नहीं मिलता ऐसे। ओके थैंक यू। Ma'am, how to do note making on the every topics of the main syllabus? कौन से टॉपिक्स? Main syllabus. पर्टिकुलर टॉपिक वाइज? Yes, ma'am. स्टैटिक के तो देखो जो उसमें जो भी आपके पास में कंटेंट दिया होता है NCERTs में है या फिर पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गए, उससे नोट बना लो आप नोट्स। करंट वाले के लिए मैं बोलूँगी कि जैसे इन्वायरमेंट का टॉपिक है तो आपने कोई बुक मान लो शंकर राइस आपने उठाई फॉर एग्जांपल, आपने उसमें से बना ली नोट्स, और जो करंट का है उसमें कंटेंट को ऐड करते रहो। जैसे सोलर एनर्जी का कुछ आया तो सोलर एनर्जी में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आप उसमें ऐड करते रहो कि भाई उसमें कि इंडिया ने आई थिंक PLI स्कीम लॉन्च करी है। तो नोट्स आपके इस तरीके से चेंज होते रहते हैं, कभी भी सेम नहीं रहते। ऐसे जो नोट्स स्टैटिक टॉपिक्स के हो गए, रिवोल्ट ऑफ 1857 वगैरह, वो तो सेम रहेंगे। डायनामिक टॉपिक्स के आपके नोट्स एड अप होते चले जाते हैं। मतलब नोट्स मतलब पहले बनाए हैं, कभी स्टार्टिंग करी है नोट्स की? Yes, ma'am. हाँ, तो स्टार्टिंग करी तो फिर डायनामिक के बना के वो स्टैटिक के बना के रख लो एक तरफ, डायनामिक वाले ऐड करते रहो उसमें। Okay, ma'am. मतलब कोई स्पेसिफिक उसमें कुछ है डाउट, जैसे मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो? First time I have become, but it has become so lengthy on every topic. कौन सा वाला? Every topic on main syllabus. नहीं, हर एक टॉपिक में तो वही मैंने कहा कि भाई स्टैटिक के लिए आपके सेम रहेंगे, डायनामिक वाले में ऐड होते जाएंगे। जनरल तो यही होता है, और बाकी मतलब टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता रहता है उसके साथ में। Okay. Ma'am, और CSAT preparation I got अच्छा, 60-65 between. अच्छा हाँ, CSAT का मैंने क्योंकि वो बिल्कुल बताया नहीं उसमें। CSAT का क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था,
हाँ, वो अब वो जो उनका क्वेश्चन था ईसी वाला, तो उसमें बेनिफिट सीसैट में मिल जाता है हम लोगों को, अलग से पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी मैथ्स वाले पार्ट के लिए। तो मैंने तो ये करा था कि एग्ज़ाम से पहले 10-15 पेपर्स सीसैट के मैंने प्रैक्टिस कर लिए थे, तो उससे बेनिफिट मिल गया था। लेकिन हाँ, जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है दे नीड टू स्ट्रगल अ बिट। और अभी वाले में तो मुझे सुनने में आया है कि बहुत डिज़ास्ट्रस रहा है और बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा पेपर आया था, मतलब जितना मुझे पता चला कि बहुत वैसे क्वेश्चन है हाई लेवल के। तो बट देन यू नीड टू प्रैक्टिस, इट इज़ नो अदर थिंग। जी, अब चीज़ें हैं, मतलब टफ़ होते जा रहे हैं पेपर्स वैसे भी। जैसे जीएस का भी 3 में इस बार आया था कुछ, आई थिंक ऑर्गेनिक कंटेंट का कुछ तो क्वेश्चन था, मुझे अब याद भी नहीं आ रहा, सॉइल ऑर्गेनिक कंटेंट का। वो बहुत अनयूजुअल सा, और एक वो था गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल का कोई क्वेश्चन था। मैंने कभी नहीं पढ़ी थी वो पिछले 4-5 सालों में, तो वो है चीज़। अब वही मैंने कहा ना कि यू कैन नॉट चेंज द फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल। आप एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए चेंज कुछ कर भी नहीं सकते अपनी स्ट्रैटेजी में। स्ट्रैटेजी वही रखो अपनी, जो चीज़ आप चेंज कर सकते हो उस पर वर्क कर लो। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, with regard to prelims, I have a question, and I guess everyone is having this fear of how to tackle that prelims part. So that generates a kind of fear in everyone's mind, I guess. I'm not the only one, and I'm not going to be the last one to say this. But how to tackle this is something the crucial part. So how to reduce that fear? First question is this, and ma'am, the second question is with regard to CSAT, because it's getting a bit typical year by year. So CSAT is creating problems, and when I started out CSAT, पहली बात तो I had this engineering background, तो कोई डिफ़िकल्टी वैसी नहीं थी मैथ्स वाले पार्ट में। और सेकेंडली पेपर्स इतने टफ भी नहीं आ रहे थे CSAT के जितने अभी आ रहे हैं, तो आई एक्सेप्टेड। बट एट द एंड इफ़ यू प्रैक्टिस, पीपल आर क्वालिफाइंग। आज भी मतलब अभी जो आया रिजल्ट उसके हिसाब से आई थिंक 14,500 कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड, तो पीपल आर डूइंग इट, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस, देयर इज़ नो अदर थिंग। प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, मैं मान रही हूँ CSAT के लिए, बट देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। और अब मुझे पता नहीं, मे बी जो पेपर्स वगैरह होते हैं कोचिंग्स के, दे नीड टू चेंज इन सम वे, बिकॉज अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे थे कोचिंग्स में, मुझे नहीं लगता वो एक्चुअल पेपर में वो क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने सुना था शायद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की काफ़ी क्वेश्चन आ गए इस बार, तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब प्रैक्टिस ही करेंगे। और जीएस के लिए हाँ ज़रूर है कि एलिमिनेशन टेक्निक्स वाली उन्होंने हटा दिया है अब, तो आपको पता है या आपको नहीं पता है। तो जो एक मैं बोलूँगी ये एडवांटेज है उन लोगों के लिए जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा था कि भाई जो बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप हो गई थी प्रीलिम्स निकालने की टेक्निक्स की, भाई ऐसे ऐसे करो प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो अच्छी बात है ना, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनका फ़ायदा हो रहा है अब। अगर आपने NCERTs को सही से पढ़ा है, आपने करंट अफेयर्स को सही से पढ़ा है, तभी वो एग्ज़ाम निकाल पाओगे। तो ये तो मतलब बेनिफिट है मैं बोलूँगी सीरियस कैंडिडेट्स के लिए। थैंक यू मैम। वेलकम। एनीवन एल्स? हेलो मैम। हेलो। GS आंसर राइटिंग का क्वेश्चंस का कोई सोर्सेस है? इफ़ आई टेक अ टॉपिक फॉर 1 week and I have revised it, so for that same topic I should get some questions, right? प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस का बदले प्रीवियस ईयर्स, हाँ नहीं, GS के लिए प्रीवियस ईयर्स वर्क करते नहीं हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स में, क्योंकि GS में चेंजेस बहुत रैपिड हो रहे हैं, GS 3 में स्पेशली। तो और GS 4 में भी क्वेश्चंस का जो आप देखोगे 2014 में जो क्वेश्चन आते थे बहुत सिंपल डेफिनेशन बेस है, व्हाट इज़ इंटेग्रिटी, व्हाट इज़ एम्पैथी, अब वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ो और फिर क्वेश्चन करने की बजाय उल्टा कर लो, क्वेश्चन पकड़ो और उसके जब 2-3 घंटे बैठो उसके संग में, फिर टॉपिक को उससे रिलेटेड करके पढ़ो। मैंने ये किया था, मतलब इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट ये बेटर रहता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, व्हेन यू आर डूइंग अ टॉपिक, ज़रूरी नहीं कि उसके क्वेश्चन मतलब हों अवेलेबल वहाँ पे, और क्या पता कि वो टॉपिक उतना मे बी रेलिवेंट ना रहे। तो डेली आंसर राइटिंग के लिए जो टॉपिक वेबसाइट पर दिया है, जो क्वेश्चन, उसको उठाओ और फिर उससे रिलेटेड कंटेंट पढ़ो। जनरली एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लो, उसके बाद ये करो। ओके।
इस बार मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा वेटेज कम हो गया था, आर्ट एंड कल्चर का अचानक से 10-12 क्वेश्चंस आ गए थे. So रहता है. prelims में anything to tackle that. You just can't leave any topic, right? You can't leave any topic. I remember in 2020 हाँ in the mains वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन 2 आ गए थे. पिछले 3 साल से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो लोग तो छोड़ के गए थे वर्ल्ड हिस्ट्री. मेंस में स्पोर्ट्स से भी एक क्वेश्चन आया था इस बार. स्पोर्ट्स का 2021 मतलब मैंने पूरे दिए हुए तो मुझे पूरा याद है. 2021 के अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के दे दिए थे उन्होंने, और वो वैसे क्वेश्चंस थे जो यूजुअल स्पोर्ट्स इंडिया खेलता भी नहीं है. आई थिंक वन ऑफ द स्पोर्ट्स वाज F1 रेसिंग था, तो वो क्वेश्चन तो हम लोग मतलब वो स्पोर्ट्स तो इंडिया उसमें कोई चैम्पियन वगैरह भी नहीं है. मैंने वही कहा ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते. वो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कोई स्पोर्ट्स बफ होगा ना उसी को आते होंगे, वो सबको आ भी नहीं सकते. बट कन्वेंशनल टॉपिक जैसे आर्ट एंड कल्चर, हाँ, जो भी टॉपिक इनको ये बिल्कुल इसमें वेरिएशन बहुत हो रहा है. मिडीवल इंडिया के क्वेश्चंस इन्होंने एकदम से कम करे थे, फिर 2020 में इन्होंने अचानक से 5 क्वेश्चन दे दिए थे मिडीवल इंडिया के प्रीलिम्स में. तो मैं तो खुद छोड़ के गई थी मिडीवल इंडिया. मैंने कहा ये तो मतलब पूछ ही नहीं रहे, एकदम से 5 क्वेश्चन पूछ लिए थे. 5 में से मुझे आते मैं शायद 3 छोड़ के आई थी, क्योंकि नहीं मतलब कैसे, तो वही तो वो रहता है वो अनप्रिडिक्ट. इसलिए मैंने कहा 85 to 90 क्वेश्चन का टारगेट रखो. जो बचे हुए जो 10-15 है ना, उसमें वो छोड़ दो जो बिल्कुल ही नहीं आते हैं, वैसे तो आपको करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो प्रीलिम्स में पास्ट पेपर्स का एनालिसिस आपने किया? हाँ, वो मैंने देखा इस बार बहुत सारे लोगों ने करा है, कई सारे टेलीग्राम चैनल्स पे हुआ है. पता नहीं, पेपर ने तो इस बार सबको हिला दिया, तो मुझे नहीं पता कि टाइम है तो करो भाई ये सब चीज़ें. क्योंकि इस साल की जो करंट जो मतलब कोई आपने 40-50 टेस्ट की कोई सीरीज़ है उसको करना फिर भी बेटर रहेगा. और इफ़ यू हैव टाइम देन यू गो थ्रू PYQs. मतलब उसको करने में ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब डिसएडवांटेज कोई नहीं है. कर लोगे तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स ही होंगे, बट इफ़ यू हैव टाइम. Anyone else? हाँ, okay. 3 months before mains. Okay. So what I did, इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं. जैसे 3 months का टाइम हो गया आपके पास में ना, मिड जून है अभी मान लो, जून फिर जुलाई अगस्त, और दिस इज़ आई थिंक अब ये लगभग मिड सितंबर तक में आ ही जाएगा मीन्स इस बार. तो ये भी मिड जून है. इस 1 मंथ में ना कवर ऑल योर स्टैटिक पोर्शन, GS 1 का, 2 का और 4 का भी रिवाइज जितना कर सकते हो कर लो इस 1 मंथ में. ये जो टाइम रहता है लगभग मैं कहूँगी 25 अगस्त से लेकर के आई थिंक अराउंड 15 सितंबर तक का, इस सारे टाइम को रखो ओनली फॉर आई वुड से टेस्ट पेपर्स करो इस टाइम में. एंड लास्ट मिनट रिवीजन के लिए रखो इसको. इस समय के लिए ना कुछ भी ये सब छोड़ो मत, मतलब ये जो पार्ट है अभी करके रख लोगे तो यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि आपको यहाँ पर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, अगस्त के मंथ में बहुत सारे करंट अफेयर्स ऐड अप हो जाते हैं, वो फिर हम लोग पैनिक करते हैं कि वो ख़त्म कैसे करें. तो ये अगर पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो अगस्त वाले करंट अफेयर्स को आप इसमें ऐड कर लोगे लास्ट मिनट रिवीजन के अंदर. ठीक है, अब बात आई जुलाई, ये है GS का बता रही हूँ मैं. ऑप्शनल का भी संग में चलता रहेगा. ऑप्शनल में भी कोशिश ये करो कि आपके, मुझे पता नहीं क्योंकि हर एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी अलग होती है. ऑप्शनल का 1-2 का ट्राई इट बिफोर अगस्त आपका 1-2 बार रिवीजन हो जाए. इसके बाद का टाइम जितना भी होता है कीप इट फॉर टेस्ट पेपर्स. है ना. और ये रिवीजन हो गया. ये वाला टाइम रखो, इसमें आप ना इसको इस तरीके से डिवाइड करके कर सकते हो 10 days पर GS पेपर. तो आप 10 days में आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी. यू हैव टू रिवाइज योर नोट्स, वैल्यू एडिशन आप उसमें करते रहो, और करंट अफेयर की मैगजीन्स हो गई आपकी,
और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, ये हो गया। ऐसे के लिए आई वुड से प्रैक्टिस 1 essay इन ईच 7 to 10 days। इसमें आपका एक ऐसे कर लो प्रैक्टिस, तो ये पूरे टाइम करते जाओ। मतलब ऐसे के लिए कोई अभी से स्टार्ट कर लो, अभी से मतलब अब हर हफ्ते एक ऐसे लिखो, और यहाँ पूरा टाइम ऑप्शन का आपके टेस्ट पेपर्स का आ गया। एंड ट्राई टू कीप इट से 10 days पर ऑप्शन पर GS पेपर, और रिपीट इट। मान लो ये 40 days में आपका हो गया, फिर उसके बाद फिर से 40 days, फिर से 40 days। तो ये रफली होता है। बस कोशिश ये करो कि यहाँ पर सारा स्टैटिक कंटेंट आएगा। स्टैटिक जितना जल्दी रिवाइज कर लोगे ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर GS3 का सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है, मैंने खुद फील करा है। GS3 को निपटाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसमें सब कुछ करंट ओरिएंटेड है। तो आप जितना पोर्शन यहाँ पे स्टैटिक का कंप्लीट कर लोगे, यहाँ पर आपको उतना ही टाइम मिल जाएगा डायनेमिक पोर्शन कंप्लीट करने के लिए। और केस स्टडीज़ भी, GS4 में केस स्टडीज़ 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी प्रैक्टिस इट, और मतलब मोर फ्रीक्वेंटली। आप 1 वीक में 3 से 4 केस स्टडीज़ प्रैक्टिस करो। किसी पास 11 महीने 10 महीने हैं, तो कब तक एक फर्स्ट रीडिंग हो जाए? पहले बार में नोट्स कंप्लीट हो जाएं और एक रिवीजन हो जाए। अगर वो जल्दी से हो जाएगा, मान लो वो 3, 4, 5 मंथ्स में आपका बेसिक सारा रिवीजन हो गया, तो उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लो। क्योंकि आंसर राइटिंग पूरी तरीके से समझने में भी मतलब लग जाते हैं 2-3 महीने, आप उतने फ्लो डेवलप करने में। मैं आपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए थे जो मैगजीन होती है, हाँ, उसमें से, या फिर हाईलाइट किया था? अच्छा, ऐसा है कि मुझे जो मैं हाईलाइट करती थी पहले, बट मुझे फील हुआ कि देयर शुड बी सम चेंज इन द स्ट्रैटेजी। क्या होता है कि प्रीलिम्स के लिए ना, जो जैसे विजन की मैगजीन में प्रीलिम्स का अलग से कॉर्नर आता है, वो प्रीलिम्स वाले नोट्स वो तो मतलब सफिशिएंट होते हैं, वो तो आप मतलब बुक में से पढ़ लो। मेंस के लिए जो पूरे उसमें वो लिखा होता है कि इसमें कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस वे फॉरवर्ड, उसको ना क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखो अपने नोट्स बना करके। जैसे मान लो क्वेश्चन है बायोफ्यूल का, तो बायोफ्यूल के लिए आप उसका मैंने आई थिंक इसमें वो भी करा है। ये जैसे बायोफ्यूल का क्वेश्चन है, मैंने डेट भी डाल के, मतलब ये मेरे को था कि मैं डेट डाल के लिखती थी। तो विजन का कोई तो ये वो था करंट अफेयर, तो उसको मैंने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लिख लिया, और उसको वैसे करके फिर प्रैक्टिस कर लिया। ये एडवांटेजेस आ गए इसकी। इम्प्लीकेशंस ऑफ बायोफ्यूल एक्सपेंशन हो गया, फूड सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंट। तो और ये जो आप कह रहे थे कंक्लूजन के लिए कि देखो, इंडिया टारगेटिंग E30 बाय 2025। अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कंक्लूजन किस टाइप से आएगा। ठीक है, इसमें मैंने आई थिंक एक और क्वेश्चन इसमें दिया था। ये मैं GS1 का मैं बता रही थी, मैप्स का यूज़ कैसे करते हैं। ये वाटर स्कैरसिटी का क्वेश्चन था। दिस इज़ हाउ यू यूज़ मैप्स इन क्वेश्चंस। ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर वो था, कमोडिफिकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज का। और कोई क्वेश्चन? Congratulations, ma'am, for your success. Ma'am, can you please brief about approach of the geography optional? ज्योग्राफी ऑप्शनल एक्चुअली मैंने तो मतलब मेरा बैकग्राउंड नहीं था, तो मैंने कोचिंग करी थी प्रॉपर। और उसके अलावा मैंने ज़्यादातर कोचिंग के ही नोट्स रेफ़र करे थे। कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जो बहुत कॉमन है, जैसे सविंद्र सिंह की हो गई, मतलब हर एक सब्जेक्ट की। उसके अलावा माजिद हुसैन ह्यूमन जोग्राफी के हैं, खुल्लर हैं इंडियन फिजियोग्राफी के। तो उसके मैं मतलब रेफरेंस बुक से पर्टिकुलर टॉपिक्स के नोट्स बनाती थी।
ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी मतलब ओवरऑल मेरा जो था, मैं उसी का मतलब मैं कोचिंग के ही नोट्स से कर रही थी, तो ज़्यादा मैंने उसको एक्सपैंड नहीं किया था कि बहुत सारे सोर्सेज नहीं रखे थे मैंने, और उसी को मैं बार बार रिवाइज़ करती थी। ये था कि हाँ, वैल्यू एडिशन वगैरह मतलब डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो होती थी मेरी जीएस की, उसमें मैं ऑप्शनल की भी रोज़ करती थी। तो मान लो 2 क्वेश्चन जीएस के, तो फिर 1 क्वेश्चन ऑप्शन का भी रखना था, और उसमें फिर जो वैल्यू एडिशन हो या जो भी कंटेंट उसमें ऐड करना, फिर वो उसमें ऐड कर दी जाती थी। ज्योग्राफी के लिए थोड़ा अलग ये रहता है कि जैसे मुझे पता चला कि ऑप्शंस बाकी के कंपैरिजन में थोड़े से कम मार्क्स आते हैं जनरली, पता नहीं मुझे, ये परसेप्शन कॉमन पब्लिक में है, बट व्हाट आई फेल्ट कि बहुत ज़्यादा, एक तो सिलेबस हाँ बहुत है, आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, मल्टी डायमेंशनल है, बट उसका उतना ही बेनिफिट भी मिलता है जीएस के लिए। तो और बाकी ज्योग्राफी के लिए तो मैं बोलूँगी कि यू नीड टू हैव 2 to 3 रिविजन्स बिफोर द एग्ज़ाम, कम से कम करने पड़ेंगे। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के अंदर ट्राई टू इंक्लूड 3 or 4 थिंग्स: नेम्स ऑफ जोग्राफर्स, द कंसेप्ट्स ऑफ जोग्राफी, जो उनकी पब्लिकेशंस हैं ऑथर्स वगैरह की, वो केस स्टडीज़, और कुछ रीजनल डायमेंशन। रीजनल डायमेंशन में जैसे कि आपके सामने कंपैरिजन आया, मान लो ब्लैक सॉइल के बारे में पूछ रहे हैं, तो ट्राई टू कंपेयर इट विद द रेड सॉइल ऑल्सो। तो ये आपको थोड़ा इसमें मतलब जीएस से एक्स्ट्रा मेहनत तो होगी क्योंकि ऑप्शनल है आपका, और उसकी में मेक यूज़ ऑफ मैप्स अ लॉट। मैप्स आपका दिखता है कि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, मतलब आपके हर क्वेश्चन में यू हैव टू हैव 1 डायग्राम और मैप और ग्राफ और केस स्टडी, कुछ ना कुछ आपके हर क्वेश्चन में आना चाहिए। यस मैम, इन पेपर 2 देयर इज हम जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर 2 में, वो जनरली जीएस से ओरिएंटेड होते हैं, तो उनको स्पेशलाइज तो कैसे किया है? तो उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए आपको जोग्राफर्स के या तो नाम डालोगे या आप कुछ मैप बना करके दिखाओगे। जैसे मैंने कहा कि अगर सॉइल्स का क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको जीएस के एंगल से लिखोगे और ज्योग्राफी के एंगल से लिखोगे, आपको मैप बनाना पड़ेगा। मैप बनाते हुए आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। उसके अलावा कुछ ना कुछ जोग्राफर के नाम आ जाते हैं। आप उसमें कौन सी स्कीम होती है सॉइल्स क्लासिफिकेशन की? सॉइल हेल्थ कार्ड? नहीं, सॉइल क्लासिफिकेशन की स्कीम ज्योग्राफी क्या पूछ रही हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लोगे आगे जाकर। उसमें रशियन वो थे, मैं भी नाम भूल गई एकदम से, रशियन वो मतलब वो थे जो सॉइल के जोग्राफर्स, तो वो उनकी मारबट की स्कीम वगैरह आप जब ये इंक्लूड वर्ड्स करोगे तो वो समझ में आ जाएगा कि आप जोग्राफी का आंसर लिख रहे हो, वो जीएस का आंसर नहीं है। तो दीज आर मतलब 4 ways टू इंक्लूड जोग्राफी इन योर आंसर। जोग्राफर का नाम, कंसेप्ट्स, रीजनल डायमेंशन और एक केस स्टडीज़। थैंक यू मैम। मैम आंसर राइटिंग जीएस 3 के अभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मिड जून से जुलाई तक। आपका हो गया प्रीलिम्स क्वालिफाई? नो मैम। अच्छा, मेरा पूछने का ये सेंस था कि ये उनके लिए था, मैंने बैठ में ना जिनका अभी मेंस है, क्योंकि क्वेश्चन जो ऑनलाइन आया था वो था जिनका मेंस अभी है 3 महीने के बाद में। आप जो लोग अगले साल का अटेम्प्ट देख रहे हो, तो अभी तो मतलब जीएसटी के अभी करने का सेंस नहीं बनता। अभी पहले स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करो, जीएस 1 का या जीएस 2 का स्टैटिक पोर्शन देखो अभी तो। 1 to 4। हाँ 4 वाले में भी मतलब केस स्टडीज़ वगैरह प्रैक्टिस करते रहो, वो भी चेंज होती रहती हैं। केस स्टडी आज कुछ इशू है, कल को कुछ और इशू हो जाता है, तो वो तो चेंज होता रहता है। सो करंट रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको हम लिख सकते हैं आंसर राइटिंग? हाँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन मेरा मतलब बस ये कहने का है कि पहले स्टैटिक करके रख लो। डायनेमिक वाले आप आज जो करोगे वो 1 साल बाद काम में आएंगे नहीं। ओके। उतने रेलिवेंट नहीं रह जाते, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हो जाते हैं। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम, अब नेक्स्ट 2024 के अटेम्प्ट के लिए एक बार ना थोड़ा डिटेल्ड वे में बता दीजिए कि कब स्टैटिक को फर्स्ट रिवीजन करना है, मतलब विथ नोट्स कौन कौन से सब्जेक्ट का करना है, और फिर कब हम लोग को मेंस का नोट्स तैयार करना है, कब टेस्ट लगाना है। नोट्स अलग नहीं बनते, नोट्स एक से ही बनते हैं। मतलब ये सोचना बिल्कुल गलत है कि नोट्स अलग अलग होंगे।
इंटीग्रेटेड रहता है बिल्कुल आपके। बस मैंने ये कहा कि जो डिफरेंस करंट अफेयर्स में बस ये आ जाता है कि जो प्रीलिम्स के जो शॉर्ट न्यूज़ हैं वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है अलग से, कंटेंट आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं रहता। अब NCERT का आप रिवोल्ट ऑफ 1857 करोगे, प्रीलिम्स का नोट्स मेंस दोनों के नोट्स सेम ही रहने वाले हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप अपनी पहले NCERTs करके रख लो 1-2 महीने में, सारी NCERT 9 to 12th की तो एटलीस्ट, उसके बाद में उन सबको रिवाइज़ करते चलो। रिवाइज़ एक बार सब हो जाएगा। आई थिंक ये काम आपका अगर आप अभी स्टार्ट करोगे जून में तो इट विल टेक टू अगस्त से सितंबर तक लग जाता है, 3-4 महीने हो जाते हैं सारी NCERTs कवर करने में थारली। उसके बाद आप एक बार पढ़ लो, फिर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करो और फिर आंसर राइटिंग के थ्रू ही आप पढ़ो। मान लो कोई क्वेश्चन आया, जैसे बायोफ्यूल्स का क्वेश्चन था, मान लो आपके नोट्स में कम मैटर है तो आपने क्वेश्चन देखा, आपने नेट पे उसका आंसर पढ़ा, कुछ और डेटा पढ़ा, उसको लिख लो, फिर उसको नोट्स की तरीके से याद कर लो उसको। ये थोड़ी ना क्लासिफिकेशन है कि नोट्स और क्वेश्चन आंसर अलग अलग ही होंगे, इन्हीं को नोट्स की तरह याद कर लो। इंटीग्रेटेड पढ़ाई रहती है। मतलब अगर आपने जैसे मान लो आपको टाइम टेबल तो देखो वो तो आपको अपना बनाना पड़ेगा, रफली मैं बता रही हूँ कि NCERTs ख़त्म करो 2-3-4 महीने में मैक्सिमम, फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लो। आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के बाद में टेस्ट सीरीज़ आप ले लो। आई वुड से दिस मेरे ख्याल से जनवरी फेब मार्च तक भी आप आंसर राइटिंग मेंस की कर सकते हो प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज़ ले लो, उसके बाद में आप मार्च के बाद अप्रैल में, हाँ 2 मंथ्स आप बिल्कुल डेडिकेटेड प्रीलिम्स का करो। मैम जैसे स्टार्टिंग के 2 to 3 मंथ्स जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सबको नोट्स वाइज तैयार कर लिए, फिर जैसे GS3 का कुछ इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर है, तो उनके लिए कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल से कुछ ओके उस पर ऐड ऑन करते जाओ। फिर जैसे एथिक्स का केस स्टडी है तो उसके लिए अभी वीकेंड पे एक एस्से लिखना या कुछ केस स्टडीज़ को देखते चले, ऐसे करके रेडी करना है। ओके मैम, थैंक यू सो मच।